कॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी, दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यवर्तम और बैंगलोर स्टूडियो से मानसी दवे। यहां से अगले 1.5 घंटे होंगे काफी अहम, क्योंकि बाजार आज पूरे दिन 70 अंकों के बेहद सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया है। निफ्टी, अगर आप निफ्टी के लेवल्स को देखेंगे तो आज का हाई 24,677 का और लो 24,604 का, यानी एग्जैक्टली 73 अंकों का दायरा है और उसी में फंसा हुआ बाजार। अब क्या आखिरी 1.5 घंटे में यह दायरा दोनों में से किसी साइड पे ऊपर या नीचे की तरफ टूटेगा? अगर टूटेगा तो क्या आपके लिए अहम लेवल्स होने चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर और कहां होंगे कमाई के मौके, ये सारी चीजें करेंगे डिस्कस अगले 1.5 घंटे के दौरान और तमाम नतीजों का एक्शन भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि शो में हम कब कब आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाले हैं, यानी ऑन द शो की रूपरेखा आपके सामने। बिग बजर्स की लिस्ट अब जस्ट हम आपके सामने 2:05 पर लेकर आने वाले हैं। उसके तुरंत बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग स्ट्रेटजी। अभिषेक से समझेंगे हम कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से अहम लेवल्स होंगे, कहां रेजिस्टेंस, कहां सपोर्ट और क्या ट्रेड आपका होना चाहिए। क्लोजिंग ट्रेड 2:10 पर, यानी स्टॉक्स कहां हैं जहां पर कमाई के मौके मिल सकते हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं वो समझेंगे हमारे मेहमानों से। 3:15 से पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे BTST STBT कॉल्स। CS वाले सेशन के जस्ट पहले हम आपके लिए ये पूरे BTST STBT वाले कॉल्स लेकर आ जाएंगे ताकि आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। 3:20 पर कल के इवेंट्स की हम लिस्ट आपके सामने रखेंगे कि कल कौन कौन से इवेंट्स, कौन नतीजे, कौन सी खबरें आपको रखनी है फोकस में, अपने रडार में, वो सारी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अब वापस आते हैं शो में और आपके सामने सबसे पहले रखते हैं बाजार की बड़ी बातें, यानी आज बाजार में क्या क्या हुआ उसका एक लबोलुआब आपके सामने हम पहले रख देते हैं। बाजार में आज पूरे दिन 70 अंकों का बेहद सीमित दायरा आपको देखने को मिला। इस वक्त भी अगर आप निफ्टी देखेंगे सपाट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,630 के आसपास आपको 12 अंकों की मामूली सी तेजी के साथ करता हुआ नजर आएगा कारोबार। आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज करीब करीब आपको तेजी नजर आएगी। वहां पर 200 से 250 अंकों के बीच की तेजी थी, अब थोड़ी सी बढ़ी है, 285 अंकों की तेजी आपको निफ्टी बैंक की नजर आएगी। 58,000 के पार निकलता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। SBI में 2% से ज्यादा की तेजी है और वहीं से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 1.5% जो है ऊपर है और उससे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है बैंकिंग शेयरों को। डिफेंस शेयर है आज के सुपरस्टार, 3% निफ्टी डिफेंस इंडेक्स जो है ऊपर आपको नजर आएगा। बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। तमाम डिफेंस वाले शेयर, चाहे मजगांव डॉक हो, HAL हो, BDL हो, सब बेहतरीन 6-7% तक की तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। लेकिन आज के एक्सीडेंट के तौर पर निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल्स और निफ्टी ऑटो, इन तीनों सेक्टर्स ने आज बाजार पर बनाया दबाव। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग और जो है वो नए शॉर्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, बाजार को कमजोरी यहाँ से मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात कर लें तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में आज तेजी है। यूरोपीय बाजार भी अच्छी बढ़त के साथ खुले हैं, क्रूड भी नीचे है। ओवरऑल सेंटीमेंट अगर ग्लोबल मार्केट से देखेंगे तो है पॉजिटिव। लेकिन ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी के पहले आप सारे सेक्टर को, सारे बजिंग शेयर्स को भी समझ लें। तो पहले एक काम करते हैं, बजिंग शेयर्स की लिस्ट आपके सामने रखते हैं, फिर हम चलेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रेटजी के लिए। तो मानसी के पास चलते हैं, रोज की तरह वो लिस्ट पूरी लेकर आती हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी लिस्ट में कौन कौन से शेयर्स हैं जहां पर आज मोमेंटम बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल विकास, गुड आफ्टरनून। और मोमेंटम रिजल्ट वाइज ही बहुत नजर आ रहा है, क्योंकि काफी सारे रिजल्ट्स इस वक्त आ रहे हैं। कैश सेगमेंट की भी लंबी लिस्ट है जिसके नतीजे आ रहे हैं। नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ मार्केट बिल्कुल। इंडेक्स हाँ सही है कि एक दायरे में कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक वाइज रिजल्ट का एक्शन है। बजाज इलेक्ट्रिकल से शुरुआत करना चाहूंगी। अच्छे नतीजे हैं, मार्जिन में 3% से 7% हो चुके हैं और मुनाफा 1 करोड़ से सीधा 48 करोड़ जा पहुंचा है। तो क्लियरली उसका असर दिखना ही है, वो दिख रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की स्टॉक प्राइस पे अच्छी मजबूती है। कैंपस एक्टिव वेयर भी अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं, मुनाफा 18% बढ़ा है, आय भी 12% बढ़ती हुई दिखी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में भी अच्छी मजबूती। बजाज इलेक्ट्रिकल्स तो देखिए 13% के गेंस दिखा रहा है। कैंपस एक्टिव वेयर में भी अच्छी खासी मजबूती। इस बीच लगातार नतीजे आ रहे हैं। PNG हेल्थ के नंबर्स Q1 स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, अच्छी मजबूती है। और इसके अलावा बाकी सारे डेटा फिगर्स भी आ जाएंगे। कैंपस एक्टिव अच्छे नतीजे, लेकिन स्टॉक जो है अभी वापस लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस शेयरों में अच्छा खासा तेजी का करंट है और डिफेंस ही नहीं, शिप बिल्डिंग स्पेस भी, क्योंकि हम देख रहे हैं HAL, कोचीन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स हैं, मैसगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री कमेटी ने करीब 9 बिलियन यूरो सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल्स दिए हैं और पॉजिटिव रीड थ्रू है ये डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस के लिए। और इसकी बेहतरी के लिए लगातार मौजूदा सरकार फोकस करती ही है और डिफेंस सेक्टर पर इसका असर हम देख भी रहे हैं।
नवीन फ्लोरीन में 12% की तेजी है, मुनाफा इनका दोगुना हुआ है। सभी बिजनेस सेगमेंट्स में अच्छा प्रदर्शन है और कुछ तमाम ब्रोकरेजेस भी एक्टिव हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि यहां से फर्दर अपसाइड अच्छी खासी नजर आ सकती है नवीन फ्लोरीन के स्टॉक में। रेट गेन अगेन, मुनाफे में 40% की बढ़त है, 21% आय बढ़ी है, जिसका असर रेट गेन के स्टॉक प्राइस पर मजबूती के तौर पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। अब कुछ नंबर्स जो आने वाले हैं इससे ठीक पहले हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं गोल्ड, फाइनेंशियल्स और ज्वेलरी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। टाइटन के नतीजे स्लेटेड है और नंबर से ठीक पहले हम अच्छा एक तेजी का करंट आज के सत्र में देख रहे हैं। उम्मीद और प्रीव्यू अनुमान की अगर बात करें, टाइटन के नतीजों से उम्मीदें हैं अच्छे नतीजों की। घरेलू कारोबार और ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ, कई सारे सेगमेंट्स है ना इनके, तो इन सभी बिजनेस सेगमेंट्स की ग्रोथ पर फोकस रहेगा और एक्सपेक्टेशन है कि लगभग सारे के सारे ज्वेलरी, आईवेयर, वॉचवेयर सेगमेंट से अच्छी खासी तेजी और ग्रोथ नजर आए नतीजे जब आएंगे, तो इस वजह से स्टॉक में एक तेजी है। और अभी जस्ट मैं देख रही थी एडलवाइज फाइनेंशियल पर नजर होनी चाहिए, वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती है। अगेन ऑन द बैक ऑफ गुड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो कि स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू करीब 4% बढ़ी, लेकिन मुनाफा जो है 83% बढ़ता हुआ दिखा है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स इंप्रूवमेंट है जिसका असर है जो कि हम देख रहे हैं। तो एब्सोल्युटली रिजल्ट बैक्ड मार्केट नजर आ रहा है। इंडेक्स भले ही एक रेंज में कामकाज कर रहा हो, लेकिन स्टॉक वाइज काफी कुछ हो रहा है बाजार में और लगातार नतीजों पर स्टॉक्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। नतीजों के अब तक के सिलसिले को अगर देखें तो पॉजिटिव सेट ऑफ न्यूज फ्लोज और अर्निंग सीजन जो है काफी बेहतर नजर आ रही है। हालांकि कुछ ना कुछ न्यूज एंड ट्रिगर्स की वजह से इंडिसेस में वॉलेटिलिटी हम जरूर देखते हैं, जैसे कि आज का सत्र ही हम देख रहे हैं एक टाइट रेंज में फंसा हुआ सा बाजार 24,677 के लेवल ऊपर की तरफ देखे थे और 24,600 के लेवल नीचे की तरफ 604 के आसपास, और इस वक्त 24,653 के स्तर। क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी मार्केट पर? मानसी, देखिए बेहतर यही होगा कि आप नतीजों के अराउंड ही अपनी प्लानिंग करें। जो अच्छे जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर जो अच्छी खबरें आ रही हैं उन्हीं के रिएक्शन का वेट करें, आप उन पर ट्रेड करें, क्योंकि बाजार में ना जो मूव है ना वो थोड़ा सा गायब है और बाजार एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर की तरफ हमने देखा कि 24,700 हमने बताया था कि एक हडल के तौर पर काम करेगा। 24,770 ये है 200 डीएमए निफ्टी का, तो वहां पर जाकर थोड़ा सा फंसा हुआ नजर आएगा। और फिलहाल मतलब बहुत ही छोटी रेंज है, आज तो बाजार ने काफी परेशान करने का काम किया है। और निफ्टी बैंक 2 दिनों की गिरावट के बाद संभला है, 58,000 के पास आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। और आज भी रोज की तरह देखने की सेक्टर्स ना बटे हुए हैं, बड़े सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आईटी हो गया, मेटल हो गया, ऑटो, रियल एस्टेट, पावर, ये बाजार में आज कमजोर हैं बड़े सेक्टर्स में। और अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो ऑयल एंड गैस हो गया, बैंक हो गया, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और ऑयल एंड गैस में अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो 3% की तेजी है, रिलायंस ने सपोर्ट करने का काम किया। अदरवाइज निफ्टी की चाल थोड़ी सी वीक हो सकती थी आज के सत्र में। मिड कैप इंडेक्स में 0.25% की नरमी है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो आधे % ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स में 90 अंकों की तेजी है और यूरोप में हुई है मिलीजुली शुरुआत। सवाल यह है कि निफ्टी में करना क्या चाहिए। देखिए आज ना कुछ शेयरों की बदौलत ही निफ्टी जो है छोटे से गेंस पर कारोबार कर रहा है। वो शेयर है रिलायंस, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को संभालने का काम कर रहे हैं और क्लियरली 24,700 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। मेरा मानना यह है कि इंट्राडे का जो सपोर्ट लेवल है 24,550 का है और रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 24,700 से लेकर 24,750 के रेंज में बाजार एक बार फंसेगा। इंट्राडे के लिए यही रेंज आप मान के चलिए। अब जो बचा हुआ सत्र है लगभग 1.5 घंटे के आसपास का। लेकिन जब तक निफ्टी 24,400 के ऊपर है, मेरा मानना है कि ये बाजार में गिरावट पर खरीदारी का ही व्यू लेकर चलना चाहिए। और अमेरिका ईरान समझौते को लेकर वीकेंड पर स्थिति साफ हो सकती है और बाजार कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान का इंतजार कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि 48 घंटे में कुछ न कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद है और वो समझौता करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। हालांकि ईरान ने अभी तक तो इनकार किया है। सीएनएन के हवाले से भी खबर ये आई थी कि ईरान ने किसी बातचीत से अमेरिका के साथ इनकार किया है। लेकिन अगर आप इंडेक्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, मैं भी उतना ज्यादा कंस्ट्रक्टिव नहीं हूं, उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक, अर्निंग रिलेटेड या फिर गुड न्यूज रिलेटेड मौके बाजार में भरपूर हैं और आपको उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। इंडेक्स को भी आप छोड़ दीजिए जब तक कि 24,700 से 800 के रेंज को इंडेक्स क्रॉस नहीं कर लेता है, कम से कम 200 डीएमए को जब तक क्रॉस नहीं कर लेता है तब तक निफ्टी को मेरा मानना है कि
बहुत ज़्यादा मौके खोजने की कोशिश करनी नहीं चाहिए और वो मौके शायद आपको मिलेंगे भी नहीं। वैसे भी सीएस यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम को लेकर बाजार का मूड थोड़ा सा ना मतलब डिस्टर्ब है, उतना बेहतर नहीं है और जो क्लियर पिक्चर है ना वो गिफ्ट निफ्टी को देख के मिल नहीं पा रहा है। और 3:15 पर लेवल कहाँ होंगे, 3:30 पर लेवल क्या होंगे, इसको लेकर अभी भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन गौर कीजिए निफ्टी का जो पीसीआर है थोड़ा सा ऊपर गया है, 0.89 हो गया है। हमने देखा था कि 24,500 450 की रेंज पर जब निफ्टी था, पीसीआर था 0.65 के आसपास और वहां पर बायर्स थोड़े से एक्टिव हुए थे। बायर्स थोड़े से थमेंगे। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो हम देखें कि सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है और एक कह सकते हैं कि बड़ा इवेंट था निफ्टी बैंक के लिहाज से, क्रेडिट पॉलिसी का, वो पीछे छूटा है। निफ्टी बैंक में भी आपको गिरावट पर खरीदारी के बारे में विचार करना चाहिए। इंट्राडे का सपोर्ट जो क्लियरली है 57,500 पर, रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,200 58,500 के रेजिस्टेंस लेवल है और निफ्टी बैंक ने भी आज एक रेंज में ही कारोबार किया है। सरकारी बैंक आज निफ्टी की तेजी में योगदान दे रहे हैं। आप देखेंगे कि एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, ये बाजार को आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाजार में अगर बड़ा मूव तभी आएगा जब बड़े जो प्राइवेट बैंक हैं यानी कि आईसीसी बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये चलेंगे और वो चाल थोड़ी सी बाजार में मिसिंग नजर आ रही है। तो इंडेक्स में अगर ट्रेड बनता है तो बड़े मुश्किल से बनेगा और स्ट्रेटजी आप ये रखिएगा अगर आप तेजी करके जा रहे हैं कि ना थोड़े नज़दीक का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा और मुनाफा वसूली के बारे में भी विचार करते रहिएगा। ये इंडेक्स में आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत लंबे टाइम फ्रेम का ट्रेड लेके आप चल नहीं सकते। बेहतर ये होगा कि आप स्टॉक्स पर फोकस कीजिए और अर्निंग्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी तक जो अर्निंग सीजन बीता है हमने देखा है कि लार्ज कैप्स के नतीजे भी अनुमान से थोड़े बेहतर साइड पर आए हैं और मिड कैप स्मॉल कैप में मौके काफ़ी ज़्यादा बने हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओशो कृष्ण हैं, कुणाल शाह हैं और इसके अलावा फंडामेंटली आपको गाइड करने के लिए जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। ओशो जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इंडेक्स को लेकर जरा व्यू दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में और निफ्टी बैंक को कैसे प्लान करना चाहिए यहाँ से। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। सी ओवरऑल अभी जितना आपने बताया सेम व्यू है, मेरा सिमिलर व्यू है। बिकॉज निफ्टी में देखें तो काफी कम दायरा है। अगर आज के लिए स्पेसिफिकली देखें तो 70-75 पॉइंट में ही निफ्टी मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड पिछले 3 दिनों के अगर हम कैंडल फॉर्मेशन को देखें, नो डाउट कैश के वजह से कैंडल फॉर्मेशन थोड़े डिफरेंट हुए हैं, बट अगर कैंडल फॉर्मेशन देखें तो हायर लेवल्स पे कन्विक्शन कम होते हुए नजर आ रहा है। दैट मीन्स मोमेंटम ब्रेक हो गया है, बाइंग का ट्रैक्शन थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। तो जब तक हायर लेवल पे 24,775 ये जोन के ऊपर नहीं निकलता है निफ्टी, तब तक के लिए कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग या अग्रेसिव होना से रिफ्रेन होना चाहिए। इधर हमें डिप का इंतजार करना चाहिए निफ्टी पर। अगर इनकेस 24,450 से 500 के जोन पे निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे कन्विक्शन लॉन्ग साइड पे ज्यादा रहेगा एंड वहां पे डिप पे बाई करके चलना चाहिए। हायर लेवल्स पे अगेन अपने पोजीशंस को लाइट रखने चाहिए जब तक कि 775 के जोन को कन्विंसिंगली ब्रेकआउट नहीं करता है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हायर लेवल्स पे अगेन बैंक निफ्टी का जो पहला पड़ाव या पहला टारगेट है वो नियर अबाउट 58,250 से 58,300 के जोन पे है। ये एक पड़ाव है। अगर इसको ब्रेक थ्रू करता है तब हमें यहाँ पे और कन्विक्शन बनते हुए दिखाई दे सकता है। एल्स अगर यहाँ डिप आता है 57,600 के आसपास तो कन्विक्शन रहेगा लॉन्ग साइड। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप का मार्केट है। दोनों ही इंडाइसेस में डिप का इंतजार करना चाहिए या फिर एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, इंडेक्स पर ये स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक के ऊपर आपको मिल गई है, लेकिन स्टॉक्स कौन से हैं जहां आज आपके लिए बन सकते हैं कमाई के मौके, वो भी जरा समझते हैं और शुरुआत करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। स्टॉक्स के लिए सबसे पहले चलते हैं कुणाल जी के पास। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सी आई थिंक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में जिस हिसाब से रैली आई है 23,600 से लेकर 24,700 तक, वो जो स्विंग लो बन चुका है वो एक अच्छा खासा बॉटम है। हमारे पोजिशनली टारगेट्स है निफ्टी के लिए 25,700 तक के अपसाइड में, और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी एक बार 58,500 के ऊपर निकल जाएगा
तो यहाँ पे भी 60-62,000 तक के लेवल्स आ सकते हैं। सो हमारा व्यू बुलिश है। जो अच्छी बात हुई है कि कहीं ना कहीं हमने देखा है आईटी में लोअर लेवल से रिवर्सल आ गया है। पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है, प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन काफी हद तक हो चुका है। एक एचडीएफसी बैंक है जहाँ पे थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, अगर वो देना स्टार्ट कर देगा तो वन वे रैली आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगी। यहाँ से मेरी जो पहली कन्विक्शन वाली आइडिया है वो अगेन पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स में से भी है। हमने 2 दिन पहले हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है एज अ कॉल, एंड हमें लगता है कि मोमेंटम और भी कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। स्टॉक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में हमने ऑलरेडी देखा है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, एंड ये आज वापस मोमेंटम पकड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली के लिए, ऑल टाइम हाई के लिए भी रेडी हो चुका है स्टॉक यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी करंट लेवल्स पे भी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 174 का स्टॉप लॉस लगा सकता है डाउन साइड पे। अप साइड पे मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग हाई था 184 185 वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो जो ऑल टाइम हाई है 192 उसको भी टच करने जा सकता है। तो यूनियन बैंक मेरी पहली पसंद रहेगी जो कि बाई साइड में है। सेकंड काउंटर है जो मैं एक रिवर्सल की तरह देख रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है रेलवे स्टॉक्स में, एंड यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल में हमने एक बहुत अच्छा करेक्शन देखा है। अभी नीचे में हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग एग्जॉशन दिखाई दे रही है। स्टॉक ने 3-4 दिन पहले ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका था, अभी एक रीटेस्ट हुआ है 20 डीएमए को, एवरेजेस को, एंड वापस एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। सो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव आ सकता है यहाँ पे। सो आरवीएनएल पे बाय की सलाह रहेगी। 228 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 242 और 248 तक के टारगेट्स आएंगे आरवीएनएल। चलिए, तो दो स्टॉक्स हैं आपके लिए, एक स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से, दूसरा जो है वो रेलवे सेक्टर से आपको मिलता हुआ। यूनियन बैंक 185 और 192 दो टारगेट्स आपको रखने हैं, 174 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और आरवीएनएल 242 248 दो टारगेट्स आपको रखने हैं और 228 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो इन दोनों स्टॉक्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और अपने ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कीजिए अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ओशो जी के पास चलते हैं। उनकी इंडेक्स की स्ट्रेटजी तो हमने समझ ली है, लेकिन स्टॉक्स कौन से लेकर आए हैं वो जरा समझते हैं। ओशो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपकी तरफ से स्टॉक्स कौन से हैं? वेरी गुड आफ्टरनून। सी ओवरऑल मेरा भी बुलिश व्यू है मार्केट में, दोनों ही बाई के रिकमेंडेशन है। सबसे पहले तो जो पीएसयू बास्केट है जिसमें अच्छा ट्रैक्शन है, मोमेंटम काफी अच्छा है, तो पहला बाई का रिकमेंडेशन पीएसयू बैंक्स में ही है। इंडियन बैंक में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, 870 पहुंच चुका है अभी भी, बट 864 870 के जोन में बाई करने की राय बनेगी। 844 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है काउंटर में, एंड नियर अबाउट 900 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सेकेंड काउंटर डिफेंस काउंटर में से है। डिफेंस में आज देखें तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, एंड अगर टेक्निकल सेटअप देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का, तो ये पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा था। आज मोमेंटम है थोड़ा काउंटर में, मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है यहाँ पे। सो अपोलो माइक्रो सिस्टम में बाई करने की राय है, करेंटली 405 के आसपास कवर कर रहा है। 394 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड 424 के टारगेट एक्सपेक्टेड रहेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो यहाँ भी एक बैंक और एक डिफेंस आया है रेलवे की जगह, तो पैटर्न एकदम सेम है हमारे दोनों एक्सपर्ट का आज, यानी इन दोनों सेक्टर्स पर बुलिश नजर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इंडियन बैंक 900 का टारगेट, 850 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 424 का टारगेट, 394 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। इन दोनों स्टॉक्स पर आप रखिए ध्यान। 4 स्टॉक्स आपके पास हो चुके हैं। अब जरा हम समझेंगे फंडामेंटल व्यू भी, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो ओशो जी हमारे साथ हैं, कुणाल जी हमारे साथ हैं, गौरांग सर भी जुड़ चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक से जल्द वापस लौटते हैं और उसके बाद फिर कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर, मार्केट के ऊपर फंडामेंटल व्यू भी लेना शुरू करेंगे। Top of the world with Times Network. And you're watching ET Now Swadesh.
in association with the all-new YONO, power to every Indian. Leap India Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 1 rupee each in the price band of 151 rupees to 159 rupees per equity share. Bid/offer opens on Friday, August 7th, 2026, closes on Tuesday, August 11th, 2026. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated August 1st, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एमएसएमई ताकत, कारीगर से उद्यमी तक। हुनर हो, कुछ नया करने का हौसला हो, तो बस जरूरत होती है सही मदद की। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी से जुड़े कारीगरों को वित्तीय सहायता देकर अपना उद्यम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी, लेकिन आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना से अब तक 21,401 उद्यमियों को लाभ मिला है और 967 करोड़ 60 लाख रुपए का ऋण दिया गया है, जिससे 3,48,873 रोजगार सृजित हुए हैं। धनराशि नहीं थी पहले, जब धनराशि मिली मुद्रा लोन के अंतर्गत, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाया और आज मेरा ये कारखाना भी है और मैं देश विदेश तक मेलों में भी जाती रहती हूँ। हुनर को मिला सहारा, कारीगर बना उद्यमी। ओ ब्रांच मैनेजर मेरा लोन अप्रूव सर सही मुथूट फिनकॉर्प है, यहाँ लोन के लिए नाचना नहीं पड़ता है। लोन अप्रूव? मैंने तो बोला था मुथूट फिनकॉर्प, बुक योर गोल्ड लोन टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मार्केट में सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज रिजल्ट स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर काफी दुरुस्त नजर आ रही है और आज का सेक्टर ऑफ द डे या सबसे ज्यादा चर्चित सेक्टर है रक्षा क्षेत्र। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह भी जुड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। क्यों ना शुरुआत रक्षा क्षेत्र डिफेंस सेक्टर से ही कर ली जाए, क्योंकि आज अच्छी मजबूती पर ये सेक्टर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ आज ही नहीं, इनफैक्ट रिपोर्ट्स की बात करें, रिसर्च रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि सेक्टर FY29 तक 3 लाख करोड़ को टच कर सकता है, विच इज रिटर्न या ग्रोथ ऑफ अराउंड 19% ऑन अ कैगर बेसिस। और इनफैक्ट रेटिंग एजेंसीज ये भी कह रही हैं कि ये एट्रीब्यूट जो इस तेजी के पीछे हैं वो है हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंडिजिनाइजेशन, जो स्वदेशीकरण की लगातार बात सरकार कर रही है, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हमने देखी है। इस क्षेत्र की चाल आपने कई बार इस सेक्टर पर अपना व्यू दिया है, लेकिन आज भी चल रहा है, तो एक बार फिर से रिविजिट कर दीजिए। धन्यवाद मानसी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, मंच पर उपस्थित आप सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारी तरफ से। एक छोटा डिस्क्लेमर मानसी जी देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव, लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश है। आपने सही फरमाया मानसी जी, काफी लंबे समय से रक्षा क्षेत्र को लेकर के हमारा नजरिया सकारात्मक है। मेरे ख्याल से ये कुछ साल पहले की बात है जब सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आमंत्रित किया निजी क्षेत्र की कंपनियों को। FDI इन डिफेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस, निजी कंपनियों यहाँ पर हिस्सा ले सकती है। भारत में बनाओ और भारत में बना, आत्मनिर्भर भारत, और रक्षा मंत्रालय की तरफ से और माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने भी कई बार टिप्पणी करी है कि हमारे भारत में जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं मानसी जी, ये, और मेरे ख्याल से ये बदलाव चालू हुआ था करीबन 2017 या 18 के आसपास, मुझे उस साल ठीक से याद नहीं है, जब वो नीति में बदलाव किया था सरकार ने, FDI खोला गया था रक्षा क्षेत्र के लिए। और हमारे देश से रक्षा मंत्रालय से केवल मात्र ऑर्डर मिलेंगे और ये अच्छा कामकाज करेगी, ऐसा नहीं है मानसी जी। मैंने कई बार जिक्र किया है कि हमारे मार्केट में तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से जिस प्रकार से प्रतिबंधित सूचियां करीबन 3 या 4 लागू की गई है, उससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों को मिला है। हम पहले आयात करते थे, अब हम इसका निर्माण करते हैं यहाँ पर हमारे भारत देश में।
तो स्थानीय मार्केट से तो रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में उभर करके आएगा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। और मैंने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से और सामने रखी है कि अगर आपको वास्तविकता में रक्षा क्षेत्र समझ में आता है, थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद आप कुछ चुनिंदा कंपनियों को पसंद करते हैं और उसमें निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो आपका निवेश का नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का रखें, क्योंकि ये क्षेत्र में जो कंपनियां हैं और उनके पास जो ऑर्डर बुक है, ये ऐसा नहीं है कि आज उनको सुबह में ऑर्डर मिला किसी एक संस्था के तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और कल यानी कि कल सुबह 24 घंटे बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये सब बना करके बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बनाने में समय लगता है। पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, उसका सभी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही मास स्केल प्रोडक्शन चालू होता है मानसी जी। इसलिए अगर आप 3 से 5 साल या उससे अधिक का समय देते हैं अपने निवेश में रक्षा क्षेत्र में, जिस कंपनियों में आपने चयन किया है सक्षम और मजबूत, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा लंबी अवधि में मिल सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र तो साबित कर चुका है, लेकिन आने वाले भविष्य में भी ये उभरता रहेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक के आधार पर, एग्जीक्यूशन के आधार पर आय और शुद्ध मुनाफे में काफी अच्छा इजाफा आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल गौरांग सर, थैंक्स फॉर दैट डिटेल फंडामेंटल टेक। और रक्षा क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा हम कर भी रहे हैं और यहाँ से आगे कुछ रिसर्च भी हम लेकर आएंगे बस थोड़ी ही देर में। डिफेंस सेक्टर आज काफी बढ़िया मूव कर रहा है, डिफेंस इंडेक्स भी आप देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर। लेकिन चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजे भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। ब्लू स्टार के नतीजे आपके स्क्रीन पर आए हैं। मुनाफे में कटौती देखने को मिली है। इसके अलावा 121 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है 103 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में एक कटौती नजर आई है। स्टॉक रिएक्ट करता हुआ टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड इस वक्त ब्लू स्टार। पिछले कुछ दिनों में हमने ट्रैक्शन देखा भी है इस स्टॉक में, लेकिन इस वक्त रिजल्ट पर यह स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे 1646 के स्तर पर कामकाज फिलहाल ब्लू स्टार में देखने को मिला है। फंडामेंटल्स के लिहाज से अगर देखेंगे तो फंडामेंटल्स पॉजिटिव है जरूर, लेकिन टेक्निकली एक बार चार्ट चेक करने चाहिए और समझना चाहिए कि यहां से आगे कौन से लेवल्स अहम नजर आते हैं। कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त हालांकि हाथ लगी है, आय के फ्रंट पर इजाफा है, मुनाफे में कटौती है। कुणाल, गुड आफ्टरनून, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। 1646 के लेवल के आसपास 2982 करोड़ से कंपनी की आय जो है 3378 करोड़ पर बढ़ी है। रेवेन्यू के फ्रंट पर तेजी, लेकिन प्रॉफिट्स में कटौती है। क्या राय होगी ब्लू स्टार पर? आई थिंक ओवरऑल हम देख रहे हैं स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा हुआ है। और यहाँ पे वीकली चार्ट पे एक हायर लो बन रहा है, बट 200 डीए में जो कि रेजिस्टेंस है वो नहीं निकला है। तो वो निकलना इंपॉर्टेंट है। जब तक 1750 नहीं निकालेगा तब तक कोई नई बुलिश बेट नहीं रखनी है। व्यू अवॉइड का रहेगा करंट लेवल्स पे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल दूर रहें और रिजल्ट को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे कमजोर हैं, जिस वजह से स्टॉक में डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। मार्जिन का भी आंकड़ा आप देख रहे हैं 6.7% से 5.2% पर आता हुआ। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सचिन गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपके आइडियाज क्लोजिंग ट्रेड से शुरुआत कर लेते हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून मासी जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेल, पहला जो आइडिया है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है। पीएसयू बैंक्स पर थोड़ी सी नजर है। इंडियन बैंक की तरफ जो है वो बाइंग का नजरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर डेली चार्ट्स पर देखिए तो जो है वो एक प्रायर स्विंग हाइज इमीडिएटली ब्रेक होते हुए दिखाई दिए। स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी अपने 50 एज वेल एज 200 डीएमएस के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस 875-76 के आसपास में यहाँ से बाय इनिशिएट करने की सलाह होगी। 850 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अप साइड में पहला टारगेट 910 रहेगा और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 930 देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक डिफेंस से बीडीएल पर बाइंग की सलाह होगी। भारत डायनेमिक लिमिटेड ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी स्ट्रेंथ लोअर लेवल से वापस लौटती हुई स्टॉक में नजर आई है। एंड पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के जो कंसोलिडेशन थे वो ब्रेक होते हुए स्टॉक में दिखाई दिए हैं। साथ साथ में स्टॉक प्राइसेस अपने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है अलोंग विद द वॉल्यूम। सो बीडीएल में बाय करने की सलाह होगी एट करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 1294-95 के आसपास चल रहा है। 1250 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड में 1370 तक के टारगेट्स जो है वो कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं।
1370 तक के टारगेट आ सकते हैं। 1250 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है भारत डायनेमिक्स में। देखिए आज ना डिफेंस शेयरों से आप अछूते रह नहीं सकते और हम कोशिश करेंगे कि आगे इस पर और भी चर्चा करें। और ये ट्रेड्स तो आपको खैर मिल ही रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन सी कंपनीज आपके फोकस रडार पर होनी चाहिए, इसकी आगे भी हम और चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन बैंक और बीडीएल हो गए ये सचिन जी की तरफ से। लेकिन एक स्टॉक जो बाजार को आज ना थोड़ा दिशा प्रदान करने का और संभालने का काम दोनों का दोनों कर रहा है, और वो है बाजार का दिग्गज रिलायंस। इंटरेस्टिंग क्या है कि आज वॉल्यूम काफी तगड़े हैं, जो औसत वॉल्यूम होते हैं उससे लगभग 1.5 गुने की वॉल्यूम है, और 1325 रुपए के आसपास शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 3.25% के आसपास की शानदार तेजी शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए 100 डे का जो डीएमए है वो है 1338 रुपए पर। ओशो जी आप जरा बताइए क्या रिलायंस में ये तेजी कंटिन्यू होगी, क्योंकि आज के फॉर्मेशन को देख के लग रहा है कि शेयर रेंज को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आपकी राय क्या है? बिल्कुल, अगर रिलायंस को देखें तो आज नो डाउट जैसा आपने बताया कि बहुत ही ज्यादा सपोर्ट जो मार्केट को किया हुआ है वो रिलायंस सिंगल हैंडेडली काफी स्ट्रांगली सपोर्ट किया हुआ है। एंड अच्छा ट्रैक्शन है, वॉल्यूम के साथ काफी अच्छा ट्रैक्शन है। एक क्रूशियल सपोर्ट जोन से ये बाइंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक पोटेंशियल है एक बुलिश रिवर्सल के। बट अगेन जैसा आपने बताया कि 100 डे ईएमए रिसेंट हिस्ट्री में एक अच्छा रिजेक्शन जोन रहा है काउंटर के लिए, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर पोजीशन है तो बिल्कुल पोजीशन में बने रहें। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन दिख सकता है। बट अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो 13, 35, 38 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर अगर जैसे काउंटर निकलता है तो यहां से हम अच्छे बाइंग ट्रैक्शन देखने को हमें मिल जाएगी। तो रिलायंस 13, 35, 38 के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश ट्रैक्शन मिलेगा। एंड हायर लेवल्स पे जो इसका पोजिशनल टारगेट है वो नियरली 1400 तक के देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये राय होगी रिलायंस के शेयर को लेकर। लेकिन अगर आप पावर ग्रिड को देखेंगे तो लगातार तीसरे सत्र में वहां पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और 270 रुपए के आसपास के भाव पावर ग्रिड के आपको नजर आएंगे, और फॉल इसमें गहरा आ रहा है निश्चित तौर पर। गौरांग सर गुड आफ्टरनून, क्या राय होगी आपकी पावर ग्रिड को लेकर? एक सेफ स्टॉक, स्टेबल स्टॉक, लेकिन स्टेबिलिटी पर थोड़ी सी चोट जरूर लगी है और थोड़ा नीचे आ गया है ये। क्या बाय ऑन डिप करें या फिर थोड़े और आकर्षक लेवल मिल जाएंगे पावर ग्रिड में? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से अभिषेक भाई। लेवल्स के लिए तो 3 महानुभाव आपके सामने बैठे हैं, वही सुझाव दे सकते हैं लेवल्स को लेकर के। मैं तो सक्षम नहीं हूं स्तर के वो देख करके, लेकिन आप बुनियादी दर के आधार पर पूछे तो हमारी खरीदारी की राय बरकरार है पावर ग्रिड पर। हाँ, नतीजों को लेकर के थोड़ी निराशा बिल्कुल है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज, एडवाइजरी, बहुत सारे कामकाज इस कंपनी के पास है। और जहां तक मेरा अनुमान है, अगर सही है तो करीबन 70-75% जो ऊर्जा की वितरीकरण का काम है वो पूरे देश भर में पावर ग्रिड संभालती है। काफी सारे ग्रिड नेटवर्क्स हैं इनके, एक राज्य से दूसरे राज्य और एक राज्य में एक शहर से दूसरे शहर ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है। हो सकता है कुछ कारणों को लेकर के दबाव आया हो, मैंने गहराई से तो आंकड़े पर नजर नहीं डाली है, लेकिन तिमाही दर तिमाही भी ना अभिषेक भाई कभी कभी आकलन करके ये निर्णय लेना कि आपका लंबी अवधि का निवेश में आपको परिवर्तन करना चाहिए, ये योग्य रणनीति नहीं होती है। तो अगर आपका लंबी अवधि का निवेश बने रहे, आप गिरावट की राह देख रहे थे या इंतजार कर रहे थे, तो करीबन 4.25% के आसपास की जो गिरावट हमें दिख रही है आज पावर ग्रिड में, वहां पर पूरी ताकत लगा के तो नहीं, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ठीक है, ये राय होगी पावर ग्रिड को लेकर। एक राय जरा कल्याण ज्वेलर्स को लेकर ले लेते हैं, क्योंकि लगातार 4 सत्र की गिरावट आई शेयर में और बीच में इनके क्वार्टरली नंबर भी आए जून तिमाही के। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई शेयर में कोई शेडिंग आ रही हो बहुत ज्यादा, और आज फिर से हम देखने की जोश लौट आए हैं और दिन के ऊपरी स्तर पर जाके कल्याण ज्वेलर्स आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कुणाल जी, बिफोर वी लेट यू गो, जरा बताइए कि कल्याण ज्वेलर्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या मोमेंटम फिर से आप इसमें बनते हुए देख रहे हैं शेयर में? आई थिंक वन ऑफ द हाई बीटा काउंटर्स है जो हमने रैली देखी थी 350 से लेके ऑलमोस्ट 650 तक हायर लेवल्स पे। कहीं ना कहीं हम अभी वापस एक रिट्रेसमेंट पे है जहाँ पे 20 डीएम में आज हमने टेस्ट किया और वहीं से हमने आज रिवर्सल बताया और आज पॉजिटिव क्लोजिंग भी आएगी।
यहाँ से जरूरत है फॉलोअप। अगर फॉलोअप आता है तो स्टॉक में डेफिनेटली एक मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। टू अर्ली टू कॉल क्या ये मोमेंटम चलेगा अपसाइड पे फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट फर्स्ट साइन है अगर कल कंफर्मेशन आता है और फॉलोअप मूव आता है तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे जो 20 डीए में है 560 का, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। अपसाइड पे मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 640 650 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। राय होगी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर को लेकर। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स को लेकर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। आगे ना बीएसई के शेयर को भी लेकर हम चर्चा करेंगे। आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट है, लेकिन 3,450 रुपए के सपोर्ट के ये नज़दीक आपको शेयर ये नज़र आएगा। क्या वहाँ पर सपोर्ट लेकर शेयर ये फिर से रिवर्सल दिखाएगा या फिर गिरावट और गिराएगी? इस पर आगे हम बातचीत करेंगे। आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए ET Now सतीश के साथ। In association with the all-new YONO, power to every Indian. Leap India Limited launches an initial public offer of equity shares of face value of 1 rupee each in the price band of 151 rupees to 159 rupees per equity share. Bid/offer opens on Friday, August 7th, 2026, closes on Tuesday, August 11th, 2026. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus, dated August 1st, 2026. Available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका तो काम सही है, दाम भी। इकोटेक फ्रॉम ग्रीन प्लाई, 10 पॉइंट क्वालिटी चेक, 10 साल की वारंटी। जब एक इंडियन के हाथ में पावर आता है, वो एक कामयाब लीग कैप्टन बन जाता है। सोचो, जब हर इंडियन के हाथ में पावर आएगा, इंडिया और कितना कामयाब हो जाएगा। इसलिए योनो देता है हर इंडियन के हाथ में पावर। द ऑल न्यू योनो, पावर टू एवरी इंडियन। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। एक बिजनेसमैन का सिर बस एक आदमी के सामने झुकता है, लोन मैनेजर। सर, ये मुथूट फिनकॉर्प है। यहाँ लोन के लिए शाहरुख के चाम की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डायलॉग करवा रहा है तू क्या? लोन अप्रूव्ड। मुथूट फिनकॉर्प, बुक योर गोल्ड लोन टुडे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब हमारे साथ मेहमानों के पैनल पर 2 लोग और जुड़ रहे हैं। विनीत कुमार सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जिगर पटेल भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जिगर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश पर। और पहले आपके ट्रेड आइडियाज ही समझ लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ स्टॉक्स पर करते हैं बातचीत। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। सी, सबसे पहले ट्रेड आइडियाज देने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। जब लास्ट टाइम हमने 3 ट्रेड दिए थे, सबसे पहले तो बलरामपुर चीनी दिया था जिसका टारगेट करीबन 700 का था और करीबन ये हफ्ते में हमने 664 के हाईज लगते हुए देखे। 8.49% का रिटर्न बना हुआ है इसमें। और PI इंडस्ट्रीज में टारगेट दिया था, बाय ट्रेड था, 2850 का टारगेट था और करीबन आज के सत्र में करीबन 4% का एक रिटर्न बन रहा है, बिकॉज करंट वीक में ही 2845 का एक टॉप बना है, 5 पॉइंट मिस हुआ है टारगेट से। थर्ड ट्रेड था अडानी एंटरप्राइज, शॉर्ट सेल था। अभी भी बाय एंड लार्ज अडानी एंटरप्राइज सेम रेंज में है हमारे सेलिंग के, तो वो पर्टिकुलर ट्रेड में बने रहे और होल्ड करें। और आज का जो फ्रेश बाइंग जो है, करीबन मेरे पास आज 5 स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 हफ्तों में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है यहाँ पे। सबसे पहले बाटा इंडिया की बात करते हैं। सी, बाटा इंडिया में काफी समय बाद एक बॉटम आउट वाला स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। कल के दिन में अगर हम देखें तो एक इचिमोकु क्लाउड पे फ्लैट लाइन का एक ब्रेकआउट भी दिखा था और आज वही फ्लैट लाइन से कंटिन्यूअस ऊपर सस्टेन हो रहा है। लेवल्स है 728 727 के। सो बाटा इंडिया में बाय करने की सलाह है करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो रहेगा बाटा इंडिया में वो रहेगा 710 का, 780 का टारगेट लेके चले इसमें।
सेकंड स्टॉक है जीएमडीसी। जीएमडीसी में भी काफी अच्छा मूव हमें बनता दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वीकली स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली कहीं ना कहीं फ्लैट लाइन जो क्लाउड का है वहां पे ही सपोर्ट लेता दिखा है और आरएसआई में इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट पहले आरएसआई में दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 1-2 दिन में हमें प्राइस एक्शन में बड़ा मोमेंटम दिखेगा। जीएमडीसी का एसएल रहेगा 565 का, टारगेट होगा 640-645 तक का। थर्ड ट्रेड है टाटा कैपिटल है। टाटा कैप में अगर हम देखें तो आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन है रहेगा और कंटिन्यूएशन 2-3 दिन तक हमें देखने मिलेगा। रीजन ये है कि अगर हम डीएमआई को देखें करीबन 25 के ऊपर पॉजिटिव डीएमआई कंटिन्यूसली सस्टेन है और एडीएक्स का प्लेसिंग भी कहीं ना कहीं 28 तक है, तो एक ट्रेंड मेंटेन रहेगी इसमें। टाटा कैप में एसएल रहेगा 363 का और टारगेट लेके चलेंगे करीबन 414-416 का। फोर्थ ट्रेड है रेलवे सेक्टर से आरवीएनएल है। आरवीएनएल में भी काफी समय से एक बॉटम कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है, वो है 220-225 का जोन है। मल्टीपल बॉटम्स विद डाइवर्जेंस यहाँ पे भी दिख रहा है और पिछले 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है रेलवे काउंटर्स ने। तो आरवीएनएल में बाइंग करने की सलाह रहेगी। 220 का स्टॉप लॉस होगा और 255 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। और फाइनल काउंटर भी मैंने रेलवे से ही चुना है, राइट्स है। राइट्स में भी ऑलमोस्ट एक जो इचिमोकू क्लाउड है वहां पे 21 और जो 50 दिन की एवरेज है वहां से ही दोनों कॉन्फ्लुएंस सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 220-225 के जोन में और 2 दिन से अच्छा मोमेंटम यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। इसलिए राइट्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 215 का एसएल होगा और 250 तक के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे। चलिए बेहतरीन, आज तो हमारे व्यूअर्स की चांदी है एकदम, क्योंकि 2 स्टॉक्स मांगे थे, मिले हैं 5 और 5 बेहतरीन आइडियाज के साथ आज जिगर जी ने बारिश कर दी है पूरे बेहतरीन स्टॉक्स की। चलिए एक एक करके आपको टारगेट स्टॉप लॉसेस जरा नोट करा देते हैं ताकि अगर आपने मिस कर दिया हो तो आप इन्हें अच्छे से नोट करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। राइट्स 215 का स्टॉप लॉस, 250 का टारगेट्स। आरवीएनएल लेकर आइए, आरवीएनएल में 255 का टारगेट, 220 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। उसके पहले जीएमडीसी और टाटा कैपिटल्स को भी लेकर आइए। 414 और 416 2 टारगेट्स आपको टाटा कैपिटल के रखने हैं और स्टॉप लॉस आपको टाटा कैपिटल पे 363 का मेंटेन करना है। 363 का स्टॉप लॉस भी आप नोट कर दीजिएगा, 363 का। जीएमडीसी 645 का टारगेट और 565 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर भी मेंटेन करना है। तो ये तमाम वो स्टॉक्स हो गए जो आपको आज रखने हैं अपने रडार पर। इन स्टॉक्स के टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं नोट होके, आप इन्हें आप नोट कर लीजिए और अपने रिस्क को असेस करते हुए अपना ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत आपका भी। आपकी तरफ से ट्रेड आइडिया सर। गुड आफ्टरनून विकास जी, गुड आफ्टरनून पैनलिस्ट को भी एंड गुड आफ्टरनून टू माय व्यूअर्स। यहाँ पे मेरा 2 बाय रिकमेंडेशन रहेगा। पहला रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है एंड वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे एक रेजिस्टेंस था 480 से 490 का रेजिस्टेंस के ऊपर एक ट्रेड कर रहा है। अभी वॉल्यूम काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है, तो यहाँ से मुझे लगता है 520 एंड 550 का टारगेट्स पॉसिबल है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 478। नेक्स्ट रहेगा मेरा गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टारगेट रहेगा 1100 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 1060 का। यहाँ पे भी एक बॉटम रिवर्सल दिख रहा है यहाँ वीकली चार्ट्स में। एक डबल बॉटम क्रिएट करके एंड एक कप एंड हैंडल बॉटम दिख रहा है बिल्डअप होने के लिए। एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छा बिल्डअप हो रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो मुझे लगता है यहाँ से शॉर्ट टर्म में 1100 एंड 1115 पॉसिबल है। अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए हम लोग कोई होल्ड कर सकता है तो 1170 का भी टारगेट आ सकता है इसमें। चलिए तो 2 बेहतरीन स्टॉक्स आपको विनीत जी की तरफ से मिल गए। आरती इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक है, टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 550 का टारगेट, 475 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जीसीपीएल या गोदरेज सीपी जिस भी नाम से आप बुलाते हो इसे प्यार से या कोड के हिसाब से, टारगेट 1100, 1115 2 टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में रखने हैं। और अगर आप ज्यादा लंबा होल्ड कर सकते हैं थोड़ा तो 1170 के टारगेट्स भी आ सकते हैं। ये आपको
रखना है ध्यान में। 1060 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। 1083 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, 2-2.25% के आसपास नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, तो आपके पास अब 7 ट्रेड और एडिशनली आ चुके हैं। अब जरा कुछ एक्शन वाले शेयरों पर भी करते हैं बातचीत और समझने की कोशिश करते हैं कि वो एक्शन उन पर्टिकुलर शेयर्स को कहां लेकर जा सकता है, क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉसेज आपके होने चाहिए। नवीन फ्लोरिन 13% की तेजी अभी स्टॉक के अंदर आ चुकी है। सुबह से हम इस पर लगातार चर्चा कर चुके हैं। 32 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। अब जरा एक बार चेक करा लेते हैं ये कि क्या अब प्रॉफिट बुकिंग सोचना चाहिए या अभी भी होल्ड करें। सचिन जी, एक बार नवीन फ्लोरिन को चेक कीजिएगा, चार्ट्स बताइए जरा क्या कहता है कि होल्ड करना है अभी या फिर अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सोचें। वेल विकास जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव साइड का ही है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस जो है वो बनते हुए नजर आए, बट चार्ट जो है वो वीकली और एज वेल एज डेली चार्ट्स थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आरएसआई पर भी अगर हम नजर डालें तो थोड़ा सा ओवर बॉट टेरिटरीज में जो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार मुनाफा बांध लेना चाहिए। एंड डिप वापस से मिलती है इफ इन एनी केस करीब 8100 8200 के आसपास में, तो वहां से एक रीइनिशिएट कर सकते हैं, बट अभी प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। तो चलिए, ये राय नवीन फ्लोरिन पर काफी बेहतर चल चुका है। अगर पोजीशन है, एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। नतीजे बहुत अच्छे, मुनाफा तो दोगुना हुआ ही है। सारे के सारे बिजनेस सेगमेंट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और इसी वजह से स्टॉक में रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। शॉपर्स स्टॉप के लेवल्स भी एक बार देखने चाहिए। अच्छी मजबूती के बीच शॉपर्स स्टॉप में आज हम देख रहे हैं ट्रेड 2-2.5% की तेजी है और आई थिंक शायद 2 दिन पहले कंपनी के नतीजे आए थे, 2-3 दिन पहले, और नंबर्स भी पॉजिटिव थे। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में एक मूवमेंट इस वक्त नजर आ रहा है। यहां से अगर आप देखें फर्दर अपसाइड आज के सत्र में तो है ही। जिगर, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। शॉपर्स स्टॉप अगर आप इसे ट्रैक करते हैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में, या यूं कहें कि नतीजों के बाद से ही स्टॉक ने चलना शुरू किया, अच्छी तेजी की चाल पकड़ी है। शॉपर स्टॉप में जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है काफी पॉजिटिव है। दिक्कत ये है कि जो मेजर प्रीवियस स्विंग है करीबन 425-430 के जोन में है, साथ ही साथ में वहीं पे ही क्लाउड का फ्लैट लाइन भी दिख रहा है मुझे। तो जब तक ये 435 वाला लेवल नहीं निकलता वीकली बेसिस पे, तब तक फ्रेश बाय नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ करंट लेवल से 430-435 तक अगर दिखता है तो बाउंस पे प्रॉफिट बुक करें। बाउंस पे प्रॉफिट बुक करने की राय फिलहाल शॉपर स्टॉप पर हमें मिलती हुई दिख रही है। इस बीच ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक बार नजर डालनी चाहिए। मिड कैप में तो लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव है, लेकिन स्मॉल कैप का खेमा अच्छी तेजी दिखा रहा है। आज मजबूती के बीच कामकाज स्मॉल कैप स्पेस यानी कि छोटी मझोली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। और हो भी क्यों ना, इस वक्त हम देख रहे हैं काफी हद तक रिजल्ट स्पेसिफिक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और रिजल्ट के पीछे पीछे स्टॉक्स में मूव नजर आ रहे हैं। फार्मा स्पेस के नतीजे एक एक कर आना शुरू हुए हैं और जिगर एक टेक फार्मा स्पेस पर आपसे जानना चाहूंगे। लार्जर प्लेयर्स नहीं, लेकिन छोटी मझोली फार्मा कंपनियां, हेल्थ केयर, लेबोरेटरी स्पेस, हॉस्पिटल कंपनियां जो हैं, उस पर अगर आप कोई राय दे पाए और कोई पसंदीदा स्टॉक्स आपके फोकस रेडार पर हैं। मेरी स्क्रीन पर सुवेन फार्मास्यूटिकल्स हैं जिसमें करीब 3 से 4% की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। अच्छी मजबूती के बीच छोटी मझोली फार्मा हेल्थ केयर कंपनियों में भी मूव्स देखने को मिले हैं। कहीं पर कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से? स्ट्रक्चर वाइज जो हिसाब से स्ट्रक्चर बायोकॉन का बना है, मुझे लग रहा है कि बायोकॉन में एक अच्छा मूव अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे रीजन यह है कि जो आज का करंट सेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर प्रीवियस जो 5-6 सेशंस थे वहां पे जो फॉल था वो उतना एग्रेसिव नहीं था। और वही कंपैरिजन में अगर हम आरएसआई को भी देखते हैं, फॉल के टाइम कंटिन्यूसली 50 के ऊपर मेंटेन है। अभी करंटली 59 है, एग्जैक्टली 51-52 के लेवल से रिवर्स भी हुआ है। और साथ में जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल है वहां पे ही आज एक विक बना है, सपोर्ट लिया है, तो ये कंटिन्यूएशन यहाँ पे रह सकता है बायोकॉन में। तो बायोकॉन बाय करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 425 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा और मोटा मोटी ऊपर हम 460-465 तक के लेवल्स देख सकते हैं इसमें। बायोकॉन में प्रीवियसली हमने वहां तक जाते हुए देखा भी था बायोकॉन को, और फिर से वो लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। आज 3% के आसपास की बढ़िया तेजी है बायोकॉन के शेयर में और 440 रुपए के आसपास के भाव हैं। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर लगभग इतनी ही तेजी है, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, वो शेयर है एसबीआई। एसबीआई ने सेकेंड हाफ में कमाल किया है।
मतलब कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो रफ्तार पकड़ी है एसबीआई ने, एसबीआई फिलहाल डे हाई पर कारोबार कर रहा है और एसबीआई के साथ साथ हम देख रहे हैं कि तमाम जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, सरकारी बैंकिंग स्पेशली, वो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक हैंगओवर खत्म हुआ है क्रेडिट पॉलिसी का, क्योंकि थोड़ी सी आशंका थी कि क्या दरें बढ़ जाएंगी, वो दरें नहीं बढ़ी हैं, न्यूट्रल स्टांस को मेंटेन किया गया है और आरबीआई ने यानी इंटेंट ये दिखाया है कि वो ग्रोथ को लेके गंभीर हैं और ग्रोथ के प्रोजेक्शंस को भी थोड़ा सा ऊपर किया गया है और महंगाई के अनुमान को थोड़ा सा कम किया गया है FY27 के लिए, और ये कह सकते हैं कि एक ट्रिगर के तौर पर काम कर रहा होगा एसबीआई के लिए। क्रेडिट ग्रोथ वगैरह के आंकड़े तो काफी सॉलिड आ ही रहे हैं। गौरांग सर, राय क्या होगी आपकी बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर और स्पेशली सरकारी बैंकों में आपको कौन से शेयर ज्यादा पसंद है? अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से जहां तक नतीजों का सिलसिला है तो वो जो पहले अंतर हुआ करता था निजी क्षेत्र बैंक और सरकारी बैंकों में, अब वो बहुत ही कम हो गया है और उसका एक बहुत ही बड़ा कारण है कि आज से 5 या 6 साल पहले जो परिवर्तन हुआ आरबीआई के तरफ से, वित्त मंत्रालय के तरफ से, और जिस प्रकार से मर्जर होने लगा सरकारी बैंकों का, और थोड़ा समय था जब कमजोर बैंक बड़ी या मझौली बैंकों में मर्ज हुई तो उनकी बैलेंस शीट थोड़ी कमजोर हो गई थी, लेकिन अब वो पूर्ण तरीके से इतिहास हो गया और खास करके जो ग्रॉस और नेट एनपी और प्रोविजनिंग के आंकड़े हैं सरकारी बैंकों के, वो पिछले 2-3 सालों से निरंतर नीचे आ रहे हैं। ग्रॉस और नेट एनपी नीचे आ रहे, प्रोविजनिंग फिर से बैलेंस शीट पर आ रही है, नतीजों में नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन को लेकर के इजाफे से, लोन बुक ग्रोथ को लेकर के इजाफे और मुनाफे में इजाफे। पसंदीदा कंपनियां सरकारी बैंकों की सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पीएनबी। पीएनबी के ये पहली तिमाही के नतीजे पर अगर आप गौर डालें अभिषेक भाई, तो बहुत बड़ा सुधार होते हुए दिखा है और ये एक थोड़ी बहुत ही उठापटक वाली बैंक शेयर के दामों में और नतीजों को लेकर के, लेकिन अब सुधार हुआ है और टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से भी काफी सक्षम और मजबूत थी। लंबी अवधि का नजरिया है तो इन सब बैंकों में हमारी खरीदारी की राय है, डिस्क्लोजर के रूप में लंबी अवधि के लिए। ठीक है, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। बैंक से कुछ नाम लिए गौरांग भाई ने, उसको फोकस में आप रख के चल सकते हैं। इस बीच देखिए जे कुमार इंफ्रा के नंबर आए हैं और एबिटा 217 करोड़ से घटकर 215 करोड़ रुपए। शेयर हम देख रहे हैं कि 1% नीचे कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। मार्जिन 14.6% से घटकर 14.2%, तो थोड़ी सी वीकर साइड पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और मार्जिन के नंबर आपको दिखाई देंगे। मुनाफा भी 103 करोड़ रुपए से घटकर 98 करोड़ रुपए का आया है। आय देखते हैं, आय शायद थोड़ी सी ना बढ़ के आई है जे कुमार इंफ्रा में। जी हाँ, आय 1484 करोड़ रुपए से बढ़कर 1511 करोड़ रुपए, बहुत मटेरियल कोई इंक्रीज नहीं है, थोड़ी सी यही बढ़ोतरी हम आय के फिगर में देख रहे हैं। शेयर हम 1% से ज़्यादा वीक होते हुए देख रहे हैं इस वक्त जे कुमार इंफ्रा को। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जे कुमार इंफ्रा पर एक राय भी लेंगे और एक एक्सक्लूसिव खबर भी आपका वेट कर रही है। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए अहम बैठक आज हुई है सरकार की, क्या कुछ निकला है इसके बारे में जानेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हमने वादा किया था, ब्रेक के बाद अब हम वो खबर आपके लिए लेकर आ गए हैं जिस खबर की चर्चा हमने की थी। सरकार ने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेकर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए आज एक अहम बैठक की है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बैठक में पावर और पावर इक्विपमेंट कंपनियों के लिए कुछ चीजें निकल कर आ सकती हैं। क्या चीजें निकल कर आई हैं, क्या जानकारी वहां से निकल कर आ रही है, इस मीटिंग को क्लोजली ट्रैक करने वाले हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जरा समझते हैं कि क्या चीजें यहां से निकल कर आई हैं। प्रकाश, क्या निकल कर आया इस मीटिंग से, किन चीजों पर चर्चा हुई, कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं? देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, खासकर जिस तरीके से फायर से संबंधित जो घटनाएं हो रही हैं देश भर में, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, होटल्स हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हों, होटल्स हों, यहाँ पर जिस तरह की फायर की घटनाएं हो रही हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बैठक काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी, जिसमें कई मसले हैं जिस पर चर्चा की गई। सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस वक्त देश में, उसको ज़्यादा मजबूत किया जाए।
पावर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और ये बैठक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और साथ ही साथ जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं उनके ऑफिशियल्स के साथ ये हुई है। कई एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जिसके हिसाब से जो मौजूदा इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसमें ज़रूरी संशोधन किए जाएंगे ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। और इस तरह की स्थिति बनती है तो किस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या जो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स हैं वो एक बेहतर क्वालिटी का हो, सर्टिफाइड हो, ताकि इस तरह की घटनाएं कभी फ्यूचर में हो तो उसमें जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैठक थी। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि देश भर में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईवी एडॉप्शन के बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मजबूती आ रही है, काफ़ी तेज़ी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। तो वैसे केसेस में भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, केबल्स हैं, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हो, सर्टिफाइड हो, इसको ध्यान में रखा गया है। और इन तमाम कॉन्टेक्स्ट को, एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो 11 kV से नीचे और 11 kV से ऊपर के जो केबल्स हैं, खासकर हाई फुटफॉल एरियाज़ में, उसकी समीक्षा होगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि स्टैंडर्ड कंप्लायंट जो क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाए। साथ ही साथ ये भी फैसला हुआ है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो कई ऐसे राज्य जो कि बेहतर जिन्होंने मॉडल अडॉप्ट किया है उसकी समीक्षा करेंगे, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और उसको देश भर में रेप्लिकेट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन है उसमें जो ज़रूरी संशोधन है उसके लिए उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस के बाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और बिजनेस स्टैंड पॉइंट से देखें तो वैसी कंपनियां जो कि इलेक्ट्रिकल केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में अवसर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कंप्लायंट इक्विपमेंट्स है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वैसी कंपनी जो कि सर्टिफाइड इक्विपमेंट्स बनाती हैं या एक क्वालिटी को मेंटेन करती हैं, उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, ये बेहतरीन डेवलपमेंट निश्चित तौर पर निकल कर आई और शेयर मार्केट के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जितनी भी पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, वो चाहे ABB हो, सीमेंस हो, हिताची एनर्जी हो, जी वर्नोवा हो, CG पावर हो, इन सारी कंपनियों पर आपको आज फोकस करना चाहिए। उसके अलावा ये वायर एंड केबल वाली कंपनियां, RR केबल हो या फिर फिनोलेक्स केबल हो, KEI इंडस्ट्रीज हो, इन सबों पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निश्चित तौर पे। अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है और ये नॉर्म्स निकल कर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो निश्चित तौर पे जो इंस्टॉलेशंस हो रही हैं वहाँ पे रिव्यू के बाद लोगों को पावर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वायर एंड केबल की ज़रूरत पड़ेगी और डिमांड यहाँ बढ़ सकती है अगर ये पॉलिसी निकल कर आ जाती है सामने। तो फिलहाल ये खबर आती हुई और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आता हुआ आप इन कंपनीज पर रखिए फोकस, जिसमें आप पावर इक्विपमेंट कंपनियों पर भी रख सकते हैं फोकस। सीमेंस, ABB, थर्मैक्स, उसके अलावा BHEL, आप CG पावर, जी वर्नोवा, इन सारी कंपनियों पर रख सकते हैं फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो फोकस आज का है वो मोस्टली डिफेंस सेक्टर पर ज़्यादा है, क्योंकि डिफेंस शेयरों में आज है बेहतरीन तेजी। इंडेक्स 3% ऊपर है। तमाम शेयर, चाहे वो डिफेंस के चाहे वो एक डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले हों या शिपिंग वाले हों, सब बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। 3% इंडेक्स ऊपर है। एक बार ज़रा पहले रिसर्च समझते हैं कि डिफेंस में ये बेहतरीन तेज़ी आई क्यों है, और उसके बाद फिर इस पर एक चर्चा करेंगे। ज़रा खोजने की कोशिश करेंगे कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं इंडेक्स के अंदर जो आपको खरीदने चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर अगर आप ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको वो स्टॉक्स भी हम निकाल कर देंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन पहले रिसर्च समझते हैं। अभिषेक के पास पूरी डिटेल रिसर्च है। अभिषेक, आखिर क्या हो गया डिफेंस वाले शेयर जो पिछले 2-3 दिनों से थोड़े से लगाड़ से चल रहे थे, अचानक से ये बेहतरीन तेजी, शानदार तेजी? विकास, देखिए 2-3 दिन से भले लगाड़ रहे हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके फिर भी निकल के आ रहे थे। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ये पूरा साल देखेंगे, मतलब अभी तक का जो साल बीता है 1 जनवरी से लेकर आज 6 अगस्त तक का, तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी में तो नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में लगभग 25% का रिटर्न है। और ये रिटर्न क्यों आ रहे हैं, मैं उसके रीजंस बताता हूँ। देखिए, एक तो क्या है कि कंपनीज की ऑर्डर बुक मजबूत है, कई कंपनीज की ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, ऑर्डर्स लगातार आ रहे हैं,
और जो सरकारी खर्च है उसके चलते भी सेक्टर को सपोर्ट है। आपको याद होगा कि जो डिफेंस बजट आया था FY27 का, करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट आया था, जो कि FY26 के मुकाबले करीब 15% वो ज्यादा था। तो सरकार का लगातार सपोर्ट में है। और नुआमा की एक रिपोर्ट आई है, नुआमा ने ये कहा है कि डिफेंस इंडस्ट्री ग्रोथ के अगले चरण में है। अभी तक तो क्या कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर, मेक इन इंडिया पर फोकस ज्यादा कर रहे थे, और अब नेक्स्ट फेज में डिफेंस इंडस्ट्री एंटर कर रही है। और HAL हो गया, BL हो गया, BDL हो गया, इन कंपनी के पास रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हम देख रहे हैं, कई सारे देश जो हैं युद्ध में गुत्थम गुत्था हैं, तो जो रक्षा उपकरणों की मांग है वो लगातार बढ़ रही है और उसके चलते हमारी डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट मिल रहा है। एक रीजन और है कि कई सारे डिफेंस कंपनीज के जो Q1 के जो नंबर आए हैं काफी स्ट्रांग आए हैं और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री निकल के आई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अब जरा ऑर्डर बुक की स्थिति आप देख लीजिए। HAL के पास लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूशन एक चैलेंज रहा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। BL के पास 83,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मझगांव डॉक के पास 40,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। गार्डन रीच के पास 25,000 करोड़, और भारत डायनेमिक्स की बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। ये हमें कुछ बड़ी कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी भी तमाम बड़ी छोटी तमाम कंपनीज हैं डिफेंस में जिनके पास अच्छी ऑर्डर बुक है। HAL में आज हमने बेहतरीन तेजी देखी है। सेक्टर लीडर है और इसने आज अपनी लीडरशिप को रिटर्न के मामले में भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। और उसका रीजन ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दी है और टारगेट को 5,545 से बढ़ाकर कर दिया है 5,870 रुपए। और उन्होंने ये कहा है कि एग्जीक्यूशन को लेकर जो चैलेंज है वो जल्द ही कम होते नजर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि GE एरोस्पेस से इंजन सप्लाई FY27 में बेहतर होने की संभावना है और इसके चलते क्या होगा कि अर्निंग विजिबिलिटी कंपनी की बेहतर होगी। एक छोटी कंपनी है स्वान डिफेंस, ये नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और उसका रीजन ये है कि कंपनी को डेनमार्क की कंपनी स्विट्जर AS से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और 4 अल्ट्रा मॉडर्न ट्रांसफर्स 3200 टग बोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। और कुछ ही महीने में कंपनी को कई बड़े जहाज बनाने के ऑर्डर मिले हैं। और अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो FY26 के अंत तक इनके पास 4,400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जिसमें कि यूरोप से और मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा इनको ऑर्डर निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीरोधा की इसमें 1% के आसपास की होल्डिंग है और FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जून क्वार्टर में, जो कि 0.6% से बढ़कर 0.67% की हो गई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम में रिसेंटली हमने तेजी देखी है और उसके रीजन ये है कि DRDO से, PSU से और प्राइवेट सेक्टर से इनको 213 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले थे और शेयर में आज लगातार 5वें सत्र में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। पारस डिफेंस में 2 हफ्ते पहले खबर आई थी कि 6,200 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए इन्होंने MOU किया था MP में और सब्सिडरी के जरिए ये MOU किया गया था। अब अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो आप देखिए HAL की लीडरशिप यहां पर भी है। 6 महीने में 21% के रिटर्न है। भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, BL थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा माइक्रो को देखेंगे, पारस डिफेंस को देखेंगे तो 6 महीने में इन्होंने पैसे डबल करके दे दिए हैं। और स्वान डिफेंस और अपोलो माइक्रो में भी 40% से लेकर 70% के तगड़े रिटर्न 6 महीने में निकल के आए हैं। तो ये सेक्टर लगातार परफॉर्म कर रहा है और सरकार का जो सपोर्ट है और जो एक्सपोर्ट डिमांड जो निकल के आ रही है वो ग्रोथ को ड्राइव कर रही है और कई छोटी कंपनीज के शेयर भाव में आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और कई सारे स्टॉक्स रहे हैं जो मल्टी बैगर साबित हुए हैं। और आज के सत्र में तो हम देख रहे हैं कि आप देखिए HAL हो गया, मझगांव डॉक हो गया, एमटार टेक हो गया, ये बड़ी तेजी के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। चलिए ये पूरी ओवरऑल रिसर्च की आखिर डिफेंस में हो क्या रहा है और किन वजहों से डिफेंस शेयरों में आज बेहतरीन तेजी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा देखिए, आज इंटरेस्टिंग ये भी है कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, उनके पास भर भर के डिफेंस और रेलवे वाले शेयर्स थे रिकमेंड करने के लिए। आज RBNL हमारे रिकमेंडेशन पे आया है 2 बार। उसके अलावा भारत डायनेमिक्स, अपोलो माइक्रो और राइट्स के शेयर पे भी रिकमेंडेशन है। तो ओवरऑल डिफेंस से काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस आए हैं। HAL सुबह के शो में रिकमेंड किया था हमारे एक्सपर्ट्स ने, तो रिकमेंडेशंस हमारे पास भरपूर मिली हैं। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे पास इस वक्त 2 मेहमान हैं, एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, नीलेश जैन हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों से एक फेवरेट डिफेंस शेयर हम समझेंगे और एक ही शेयर लेंगे, टारगेट स्टॉप लॉस के साथ एक ही शेयर लेंगे कि एक कौन सा शेयर है जिसको वो टॉप प्रेफरेंस देना चाहेंगे डिफेंस में। लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि उन्हें चार्ट चेक करने पड़ेंगे। तो जब वो चेक कर रहे हैं उस दौरान हम नीलेश जी से जरा उनके स्टॉक कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स जो है वो क्लोजिंग ट्रेड्स वो समझ लेते हैं। नीलेश जी बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। आपके ट्रेडिंग आइडियाज बता दीजिए सर, उसके बाद फिर डिफेंस वाले शेयरों पर भी करेंगे बातचीत।
बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए खरीदारी पर फोकस है और शॉर्ट टर्म एज वेल एज बीटीएससी के तौर पर यहाँ पर कैनरा बैंक, देखिए सारे ही पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स में काफी अच्छा अट्रैक्शन आज हमें देखने को मिल रहा है। एसबीआई के कल नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले एक काफी अच्छा मूव वहां पर आता हुआ नजर आ रहा है। कैनरा बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर है जो टेक्निकली हमें पसंद आ रहा है, करंट लेवल पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। आज के सेशन में 50 डीएमए को क्रॉस किया है काउंटर ने, तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 135 136 के आसपास की अपसाइड यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी 128.5 128.50 का आज के दिन के लोवेस्ट लेवल पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 135 137 तक की अपसाइड हमें कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला के अंदर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। सेटअप भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, जहां पर ऊपरी स्तरों पर 505 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 482 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 505 से 510 तक की अपसाइड हमें पूनावाला में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए, तो पूनावाला फिनकॉर्प ये और उसके अलावा कैनरा बैंक, दो स्टॉक्स आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से आप नीलेश जी की तरफ से ये देख पा रहे हैं। टारगेट्स आपके स्टॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। 505 का टारगेट पूनावाला के लिए, 482 का लगाना है स्टॉप लॉस, और कैनरा बैंक के लिए 135.36 का टारगेट लगाइए और 128.50 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो दोनों स्टॉक्स आपके लिए आ चुके हैं। एफएनओ मार्केट की क्लोजिंग में अब सिर्फ 4 मिनट 20 सेकंड का समय बचा है, तो 3:15 पे सीएस वाला सेशन शुरू हो जाएगा और एक बार आज फिर से हम देखेंगे कि क्या होता है। आज सीएस सेक्शन कैसे जो है वो रिएक्ट करता है, कैसे जो है वो बिहेव करता है, उस दौरान ट्रेडिंग कैसी होती है, वो एक बार फिर से देखना होगा। लर्निंग हमारे लिए भी होगी। लेकिन चलिए अब जरा डिफेंस वाले शेयर समझ लेते हैं। हमारे दोनों जो मेहमान हैं बाकी उनसे भी। जिगर जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। हालांकि आपने तो 5 स्टॉक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं आज, लेकिन एक स्टॉक जो डिफेंस से आपको लगता हो कि एकदम टॉप पिक है, ये जिसपे सबसे ज्यादा आपका जो है वो कन्विक्शन आता हो। से टॉपिक तो एचएलई होगा, प्रोवाइडेड थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो ब्रेकआउट हमने आज के पर्टिकुलर करंट वीक में देखा है वो ये है कि जो 2025 मई से लेके जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही थी वीकली पे, उसका ब्रेकआउट आया है। और डेली चार्ट पे अगर देखें तो वॉल्यूम सर्ज जो है, वॉल्यूम सर्ज में आप चाहे जो भी एवरेज लगा लो, 50 दिन लगा लो, 20 लगा लो, 200 लगा लो, सारी एवरेजेस के पार वॉल्यूम चला गया। तो एक अच्छा डिसिसिव ब्रेकआउट माना जा सकता है ये। तो डिप मिले तो इसमें डेफिनेटली मैं बाय करने की सलाह दूंगा इसमें। और स्टॉप लॉस थोड़ा एक्सटेंडेड है, इसलिए डिप 4800 तक मिले तो डेफिनेटली बाय करेंगे। 4600 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा और मोटा मोटी मैं वापस एक जो प्रीवियस टॉप था करीबन 5300 400 वाला, वो एक नया टारगेट मान के चल रहा हूँ इसमें। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है डिफेंस प्ले पर, और काफी जबरदस्त एक्शन और तेजी देखी है डिफेंस स्टॉक्स ने, और इसीलिए लगातार हम डिफेंस स्पेस पर बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच नीलेश, आपसे भी जानना चाहूंगी, नॉट जस्ट प्योर डिफेंस प्ले, लेकिन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती का रुझान है। मैसगांव डॉक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, काफी बढ़त के साथ कामकाज दिख रहे हैं। डिफेंस पर अगर आपका कोई टेक्निकल टेक है वो भी बताइए। बिल्कुल मानसी, देखिए डिफेंस के अंदर अक्रॉस ऑल डिफेंस काउंटर काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल ठीक है, आपने शिपिंग कंपनीज में भी काफी अच्छा अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट में मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी हायर देन एवरेज है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर 315 से 320 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करंट लेवल पर SCI को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 300 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस रखना होगा। 315 से 320 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड में भी काफी अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर काउंटर फिलहाल निकल चुका है और यहाँ से अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच होता हुआ नजर आएगा। तो 1540 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1430 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा और थोड़ी सी डिप पर कोचिंग को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो चलिए ये रहा है फिलहाल हमें मिलती हुई डिफेंस प्ले पर। लेकिन आईटी सेक्टर पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि आईटी और एआई रिलेटेड थीम्स विनीत अच्छा चल रहे हैं। आईटी सेक्टर ने तो फिर भी एक ब्रीदर लिया है कुछ दिन अच्छा चलने के बाद, लेकिन एआई रिलेटेड स्टॉक्स और वो कंपनियां, टेक्नोलॉजी कंपनियां जो एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पिवट कर रही हैं, वहां पर अच्छा खासा तेजी का रुझान है। आज ही अगर हम देखें लार्जर आईटी प्लेस से लेकर छोटी मझौली आईटी कंपनियों में गिरावट है। लाइक्स ऑफ ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम जो अमूमन अच्छे चलते हैं, आज बिकवाली देख रहे हैं।
आपकी राय, कोई पर्टिकुलर आईटी स्पेस में गिरावट पर अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी बन रही हो? विनीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ, ये सवाल आपके लिए। मुझे कहीं ना कहीं पे एलटीएम बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से वॉल्यूम बिल्टअप हुआ है, 4785 का एक रेजिस्टेंस है इसका। अगर 4785 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है यहाँ पे। करीब हम लोगों को 5400 तक का रैली दिख सकता है। तो अगर 5200 एंड 5400 का भी रैली दिख सकता है, तो 4785 के ऊपर भी सस्टेन करेगा तो ही ट्रेड ले सकता है। अदरवाइज यहाँ पे जिस तरह से अभी सेटअप चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय, और इस बीच एफएनओ कैश मार्केट जो है वो क्लोज हो रहा है। नीलेश जी, आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि नए सिस्टम कैश मैकेनिज्म, सीएस मैकेनिज्म के तहत अगर आप देखें इस वक्त एफएनओ कैश मार्केट क्लोज होता हुआ, और यहां से आगे अब मार्केट की चाल पर नजर रहेगी। लेकिन एक फोकस कर लेते हैं सारे इंडिसेस पर। इस वक्त अगर आप देखें रेंज बाउंड कामकाज तमाम इंडिसेस में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस वक्त 24,627 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 58,000 के पार हम देख रहे हैं इस वक्त बैंक निफ्टी में कामकाज है। कैश के लेवल्स निफ्टी के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फ्यूचर के लेवल्स, क्लोजिंग ऑप्शन सेशन अब भी जारी रहेगा और फ्यूचर के लेवल को एक बार फिर से मैच करेंगे टुवर्ड्स क्लोजिंग। 3:30 बजे के बाद भी बातचीत जारी रहेगी और यहां पर फ्यूचर के लेवल्स पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इस वक्त क्लोजिंग अगर आप देखें कैश, एफएनओ कैश सेगमेंट की, वहां पर हम देख रहे हैं 58,000 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी 268 पॉइंट्स के मूव दिखाते हुए 24,627 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं निफ्टी में इस वक्त कामकाज। नीलेश, आपके टेक्स में समझना चाहूंगी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर, क्योंकि इस पूरे के पूरे नए डेवलपमेंट को अभी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एक्सपर्ट्स और हम भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी सारे टेक अवेज यहां पर मिलती हुई मिली जुली राय है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को लेकर। लेकिन एक बात तो तय है, कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मानसी। देखिए, ये एक नया मैकेनिज्म है जिसको समझने को थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन एक चीज जो अच्छी हमें कल के सेशन में देखने को मिली, पिछले 2 दिनों की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के बाद कल कंपैरेटिवली बेटर क्लोज मैं कहूंगा वो हमें देखने को मिला। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला दिन है और सेंसेक्स में पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर वॉल्यूम्स ड्राई हैं काफी, और उसके चलते आज हो सकता है कि वाइल्ड स्विंग्स हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग पर देखने को मिले। एक्सपायरी है, उसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी इलिक्विडिटी भी हमें देखने को मिल रही है। तो कॉल आइज विल बी ऑन सेंसेक्स क्लोजिंग। जहां पर ऑप्शंस की डेटा देखें तो कहीं ना कहीं स्लाइटली आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस 200 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत वाइल्ड स्विंग्स की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। बट जैसे कि आपने कहा, थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है इस सिस्टम को, थोड़ा और समय लगेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेहतर होता जाएगा और कहीं ना कहीं जो इलिक्विडिटी का इश्यू था वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइटन के नतीजों के बारे में जरा बातचीत करते हैं कि नतीजे कैसे आएंगे टाइटन के। शेयर ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया है और आज के लिए तो लेवल नोट कर लीजिए, वो है 5,005 रुपए का। और मल्टी बैगर ये साबित हुआ है शेयर, अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो, और बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे इन्वेस्टर भी इसके हैं। लेकिन टाइटन के नंबर कैसे आएंगे जरा ये जानते हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी स्नेही शाह। स्नेही, बताइए क्या उम्मीदें हैं टाइटन से, क्योंकि Q1 के अपडेट तो बहुत तगड़े आए थे, नतीजों को लेकर क्या अनुमान है? जी हाँ, अगर टाइटन की पहली तिमाही की अर्निंग्स के बारे में बात करें तो ये हमारी उम्मीद है कि कंपनी से हम एक बार फिर एक अच्छा क्वार्टर देखेंगे। याद कीजिए कुछ हफ्ते पहले जब कंपनी ने अपना Q1 ऑपरेशनल मैनेजमेंट अपडेट रिलीज़ किया था तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था। अगर हम स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें स्ट्रीट की उम्मीद क्या है, तो रेवेन्यू का आंकड़ा देख रहे हैं हम 19,000 करोड़ पर, जो कि एक 30% का अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा में हम 21% की उछाल देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट में 20% का जंप देखने की उम्मीद करते हैं। मार्जिन पर हमारी
हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लगभग एक 80 बिप्स का फॉल देखने की उम्मीद कर रहे हैं। 10.4% पर ये नंबर देखने की उम्मीद, जो कि पिछले साल 11.2% आया था। अब इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? गोल्ड प्राइसेस फॉल हुए हैं तो उनका वैल्यू ग्रोथ नीचे आ सकता है। पीएम मोदी ने ऑस्टेरिटी मेजर्स में बताया था कि गोल्ड की परचेज कम करे, इसके वजह से टाइटन का थोड़ा नुकसान हो सकता है। और जो वॉर इम्पैक्ट रहा है इसके वजह से भी अगर हम देखें, और अधिक मास जो कि पूरे क्वार्टर में प्ले आउट हुआ था, तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ज्वेलरी एबिट मार्जिन के बारे में बात करें तो 10.5% की हमारी यहाँ पर उम्मीद है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे क्वार्टर से 11 से 11.5% के बीच में ये नंबर देखने का गाइडेंस दिया है, तो इस बार हमारी उम्मीद थोड़ी सी हल्की है यहाँ पर। अगर हम अपडेट के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस में उन्होंने 37% का ग्रोथ बताया है, हमारी उम्मीद है 31%, तो देखेंगे ये आंकड़ा कहाँ पर आता है। ज्वेलरी में ओवरऑल 46% का ग्रोथ देख रहे हैं हम, वॉचेज़ में और आई केयर में 23% का ग्रोथ, इमर्जिंग बिजनेस में लगभग 19% का ग्रोथ देख रहे हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस में डबल से भी ज़्यादा यानी 128% का ग्रोथ देख रहे हैं। अब जब नंबर्स आ जाएंगे तो हमारी नज़र बनी रहेगी उनकी कॉमेंट्री पर। ये GCC बिजनेस जो उनका डमास का नया बिजनेस है, वहाँ पर एक इम्पैक्ट का क्या रहा है वॉर के तहत, डिमांड में क्या एक कट देखने को मिला है यदि अगर अधिक मास और पीएम के मेजर्स के तौर पर। दूसरी तरफ जो गोल्ड प्राइसेस में फॉल हुआ है उसके वजह से डिमांड में क्या हमें कोई अपटिक देखने को मिली है, स्टडीड रेशियो क्या रहा है, उनका आउटलुक गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पर क्या रहेगा, इन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट ओवरऑल टाइटन से एक अच्छा क्वार्टर देखने की उम्मीद है। ठीक है, तो अच्छे नंबर आ सकते हैं टाइटन की तरफ से। वैसे भी जो क्वार्टर 1 के जो अपडेट आए थे और स्टोर एडिशन वगैरह के आंकड़े काफ़ी अच्छे दिए थे, और हमने शेयर में तब उछाल देखा भी था, और वही मोमेंटम शेयर को 5,000 रुपये तक लेके आया है। अब क्या है कि अब ये फ्यूचर का स्टॉक है, कैश की ट्रेडिंग इसकी बंद हो गई है, फ्यूचर खुला हुआ है जो आपके लिए 3:40 तक मौका होगा। विनीत जी, क्या कोई आप सजेशन देंगे इसमें फ्यूचर्स में पोजीशन लेने के लिए टाइटन में नतीजों से पहले, या नंबर्स का वेट कर लें? जी, टाइटन मुझे वैसे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे ख्याल से नंबर से पहले थोड़ा सा वेट कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। चार्ट में मैंने सुबह भी बताया था, चार्ट इज लुकिंग वेरी पॉजिटिव, तो उसमें कोई दो राय है नहीं। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिजर्व करूंगा मेरा ओपिनियन, एंड आई विल वेट फॉर दिस द रिजल्ट्स। ठीक है, ये राय होगी टाइटन के शेयर को लेकर, लेकिन एक राय ना श्रीराम फाइनेंस के शेयर को लेकर चाहिए, क्योंकि आज इसने कैश में 1153 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया है, और बेहतरीन हमने तेज़ी देखी है श्रीराम फाइनेंस में, और जो डिप आया है ना उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज किया गया है बायर्स की तरफ से एंट्री लेने के लिए। श्रीराम फाइनेंस कैश में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिगर भाई फ्यूचर्स में क्या राय आप देंगे? ओआई एडिशन देखिए लगभग 13.5% के आसपास के, तो बेहतरीन लॉन्ग पोजीशन बनी है श्रीराम फाइनेंस में, क्या यहां से भी तेजी करने की आप राय देंगे? तेजी करने की तो राय मैं नहीं दूंगा श्रीराम फाइनेंस में एज ऑफ नाउ। रीजन ये है कि ऑलरेडी 4-5 दिन से काफी शूट आउट हुआ है अपसाइड पे, और जो 50 दिन की एवरेज है अभी भी कहीं ना कहीं 1028-1029 पे, और हम करीबन 110 पॉइंट एवरेज से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमें एक रिवर्जन टू मीन आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज है इसमें कि जो नई ट्रेंड है अपसाइड की वो डेवलप हो रही है, लेकिन उससे पहले जो नया अपमूव आएगा इसके बाद, उससे पहले एक पुल बैक आ सकता है करीबन 1070-1060 तक का, जहां पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। अभी तो वेट एंड वॉच करेंगे इसमें। चलिए कल के तैयारी की भी ज़रा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कल कौन कौन सी चीज़ें अहम रहने वाली हैं, कौन से इवेंट्स अहम रहने वाले हैं, कौन से नतीजों पर रखना है फोकस, इसकी पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी अर्चना जुड़ गई हैं। अर्चना बताइए, कल कहाँ कहाँ फोकस रखना है हमें?
जी 7 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं Q1 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है तो निफ्टी के दिग्गज में से टाइटन, हिंडाल्को और SBI अपने Q1 रिजल्ट 7 अगस्त को अनाउंस करेगी। वहीं अन्य कंपनीज में देखें तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन समेत 18 अन्य कंपनीज अपने Q1 रिजल्ट अनाउंस करेंगे 7 अगस्त को। वहीं कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो जिंदल वर्ल्ड वाइड की बोर्ड की बैठक होगी जहां फंड रेजिंग पर विचार होगा। वहीं आईपीओ सेक्शन में देखें तो आरडी इंडस्ट्रीज का आईपीओ बंद होगा, साथ ही टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। वहीं ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूएस से शुरुआत करते हैं। यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फैम पेरोल्स के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वहीं चाइना की तरफ देखें तो चाइना के ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े भी बाजार की नजर रहेगी उस पर। और आखिर में बात करते हैं जापान की। जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग और लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स के आंकड़े भी 7 अगस्त को रिलीज होंगे। तो ये थे 7 अगस्त के टॉप ट्रिगर्स। ठीक है अर्चना, शुक्रिया आपका ये सारे इवेंट्स हमें बताने के लिए। और इवेंट्स में अर्चना बता गई कि एसबीआई के नतीजे आने वाले हैं। नतीजों से पहले एसबीआई का स्टॉक आज दिन भर अच्छी तेजी दिखाकर चला है और टुवर्ड्स क्लोजिंग भी हम देख रहे हैं करीब 3% की तेजी के साथ 1085 के स्तर पर यहां पर स्टॉक में कामकाज देखने को मिला है। लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं? नतीजों से पहले हमारी रिसर्च टीम नतीजों के अनुमान आपके लिए लेकर आती है। चलिए एसबीआई के नतीजों के एक्सपेक्टेशंस व्रतिक से जान लेते हैं। व्रतिक बताएं, नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है ऐसा अनुमान है? मुनाफे और एसेट क्वालिटी में दबाव नजर आ सकता है? क्या रहेंगे एक्सपेक्टेशंस एसबीआई से? जी हाँ, तो बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q1 नंबर्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो नेट इंटरेस्ट इनकम का अनुमान है कि वो लगभग डबल डिजिट से ग्रो हो सकता है। अगर हम बात करें उनके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हायर प्रोविजंस के चलते हुए प्रोविजंस का एक्सपेक्टेशन है कि वो हाई साइड आ सकते हैं। बिजनेस ट्रेंड्स की बात करें तो लोन ग्रोथ में की सेगमेंट में हमें हेल्दी लोन ग्रोथ की उम्मीद है। डिपॉजिट ग्रोथ स्टेबल रहेगी। कासा की फंडिंग कॉस्ट से उसको सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण डिपॉजिट ग्रोथ है जो वो स्टेबल रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो रेट कट का ट्रांसमिशन का प्रेशर रहेगा जिसके कारण डोमेस्टिक निम्स भी ब्रॉडली स्टेबल रहेगी, बट एक्सपेक्टेशन है कि वो स्टेबल रहेगा। एसबीआई फंड्स आईपीओ का एक की पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एसबीआई फंड से उनको लगभग 4,400 करोड़ का मोबिलाइज किया था आईपीओ के थ्रू, जिसके कारण एसबीआई बैंक का CET1 रेशियो अच्छा रहेगा। उनकी बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएगी हमें। असेट क्वालिटी की बात करें तो असेट क्वालिटी स्टेबल रहने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर और SME पोर्टफोलियो में हमें थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ते हुए दिख सकता है। क्रेडिट कॉस्ट मैनेजमेंट गाइडेंस के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी है। की मॉनिटरेबल्स देखें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री निम आउटलुक पे, डिपॉजिट ग्रोथ पे इम्पॉर्टेंट रहेगी। ट्रेजरी इनकम में रिकवरी कैसी होती है उस पर भी एक नज़र बनाए रखेंगे। ग्रॉस और एनपीए का ट्रेंड कैसा शेपअप होता है, FY27 के गाइडेंस में कोई चेंज होता है कि नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा ट्रैक करने के लिए। तो ये सब बहुत बड़े ट्रिगर्स रहेंगे एसबीआई लाइफ के लिए, एसबीआई बैंक के लिए। ऑलराइट, तो चलिए एसेट क्वालिटी स्थिर रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। करीब 3% के गेंस के साथ स्टॉक में हम एफएनओ में ट्रेड इस वक्त देख रहे हैं। और एक राय आपसे जानना चाहेंगे नीलेश, एसबीआई के नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में एक अच्छी मजबूती का रुझान है, आपकी तरफ से क्या राय होगी? काफी अच्छा ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सेशन में हमें देखने को मिला। सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लगभग 2% का हुआ इजाफा हुआ है। डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है, काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और सारे ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 1120 1140 तक की अपसाइड दिखाने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई मीनिंगफुल करेक्शन मिलता है तो इसे ऐड करके चल सकते हैं 1055 के स्टॉप लॉस से। पोजीशन लिहाज से मेरे ख्याल से काउंटर में पोटेंशियल है कि ये 1200 तक के भी लेवल छूता हुआ नजर आ सकता है। तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। खरीदारी की रणनीति अपनाई जाए, ये राय फिलहाल एसबीआई पर आपको मिलती हुई। लेकिन एसबीआई के साथ साथ हिंडाल्को के भी नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों के अनुमान की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस रेवेन्यू से करीब 48% की बढ़त सालाना आधार पर, 5% की गेन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नजर आ सकते हैं। वहीं मार्जिन्स में भी बढ़त के आसार है। और मुनाफे के फ्रंट पर मुनाफे का आंकड़ा विनीत एक्सपेक्टेशंस है कि शायद बहुत अच्छे से सरप्राइज कर जाए। हिंडाल्को के चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? 1029 के लेवल्स पर फ्यूचर्स में इस वक्त हिंडाल्को में कामकाज हम देख रहे हैं।
एक मिनट में चार्ट थोड़ा लोड कर लेता हूँ। हाँ? टाइम कुछ फैक्टर्स एट प्ले हिंडाल्को के नतीजों में जो रहेंगे वो हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं। एल्यूमिनियम एबिटा एक्सपेक्टेशंस हैं कि 16% की बढ़त नजर आ सकती है। हायर एल्यूमिनियम प्राइस जो है उसकी वजह से, और कॉपर प्राइसेस जो है वो कॉपर बिजनेस पर इम्पैक्ट डालेंगे। विनीत जी बताइए। देखिए हिंडाल्को में अभी तो जो फ्यूचर्स में दिख रहा है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हायर लेवल से। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को वेट करके चलना पड़ेगा। 1000 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट है, 980 एंड 990 एंड 1000 के लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां पे मिल जाता है तो एक बाई करके चल सकते हैं हम लोग फॉर अपर लेवल्स। ठीक है, ये राय होगी हिंडाल्को के शेयर को लेकर। और नोवेलिस के नंबर थोड़े वीक आए थे, उसके चलते आज हमने शेयर में कमजोरी देखी है आज के सत्र में। कैश के भाव में, फ्यूचर के भाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 रुपये का प्रीमियम है। अब फ्यूचर में आप देखेंगे, कैश में तो ट्रेडिंग बंद हो गई है, फ्यूचर खुला हुआ है फिलहाल। लेकिन एक और स्टॉक जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छी लॉन्ग पोजिशन ऐड हुई हैं, एक बार जरा इटर्नल का शेयर आप लेकर आइए। अच्छी रफ्तार शेयर में आई है ऊपरी स्तरों से, हालांकि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 317-18 रुपए का भाव आपको नजर आएगा फ्यूचर में। जी हाँ, 370 रुपये 45 पैसे का 1 रुपये का प्रीमियम है कैश के मुकाबले। ओआई गेन 3% के आसपास का है। जिगर भाई, राय आपकी क्या होगी? अच्छा, एक काम करते हैं, ये ना क्लोजिंग हो गई है और निफ्टी के लेवल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जरा वो एक बार रिविजिट कर लेते हैं। आप ये देखिए कि 24,636 ये फाइनल जो क्लोजिंग निकल के आई है निफ्टी की, कैश की यानी कि स्पॉट प्राइस की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,063 ये निकल के आया है आपके लिए निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल। तो धीरे धीरे जो डाइवर्जेंस है ना पिछले 4 सत्र में, पहले 2-3 दिनों के मुकाबले, वो निश्चित तौर पर कम होता हुआ नजर आया है और आज 24,636 पर जाकर बंद हुआ है। 24,628 था 3:15 का लेवल और अब मैच्योरिटी आप देखिए कि 24,636 पर जाके क्लोज हुआ है, यानी कि सिर्फ 3:15 के मुकाबले 8 पॉइंट के आसपास का फर्क आपको नजर आएगा निफ्टी के प्राइस में। निफ्टी फ्यूचर्स अभी खुले हुए हैं, फ्यूचर्स के हम स्टॉक्स की हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन ये सामने आपके हीट मैप कैश का रिलायंस 3.5% ऊपर बंद, ज्यादा चेंजेस नहीं आए 3:15 के मुकाबले। एसबीआई में भी ज्यादा फर्क नहीं है। तो थोड़ा सा ना प्राइसेस निश्चित तौर पर पिछले 2 सत्र के मुकाबले कल से हमने मैच्योरिटी बढ़ते हुए देखी है। और आप देखिए चौथे नंबर पर है इटर्नल, जिसकी हम चर्चा कर भी रहे थे, और टाइटन के नंबर कल आने वाले हैं। टाइटन 5वां सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। ये सेक्टर का हीट मैप आपके सामने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि ऑयल एंड गैस, बैंक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस, इसने आज बाजार को संभालने का काम किया है। और पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें तो रिलायंस का वेटेज उसमें अच्छा खासा है, लगभग 3% के 3.5% के आसपास की तेजी रिलायंस में हुई है और इसने बाजार को सपोर्ट करने का आज के सत्र में काम किया है। सेंसेक्स का 3:15 का जो स्तर था उसके मुकाबले कोई ज्यादा चेंजेस हमने देखे नहीं है। 78,954 पर जाके सेंसेक्स की क्लोजिंग आज के सत्र में हुई है। लेकिन चलिए, जो 10 मिनट जो बचे हैं, 10 मिनट के अब तो 8 मिनट बचे हैं, जरा उसका फायदा उठाते हैं, कुछ फ्यूचर्स में अच्छे ट्रेड जरा स्पॉट करते हैं। और इटर्नल की हम बातचीत कर रहे थे, बढ़िया गेन आज के सत्र में है। जिगर भाई, क्या करना चाहिए इटर्नल में? क्या यहां से भी आगे आप तेजी देख रहे हैं? तेजी तो डेफिनेटली है, बट जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेजर स्विंग हाई आज ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं जो स्विंग आया था 2026 फेब का था, बट अभी भी पिछले लगातार 5-6 हफ्ते से अगर देखें करीबन 250-260 का लेवल्स था, नॉनस्टॉप चला जा रहा है। और साथ में जो डेली चार्ट है वो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे मुझे थोड़ा सा एग्जॉशन दिख रहा है, नेगेटिव नहीं है बट एग्जॉशन दिख रहा है। छोटा मोटा अगर पुल बैक मिलता है 15-16 पॉइंट का तो डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी इटर्नल में। और मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 महीने में हमें 340-345 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये राय होगी इटर्नल को लेकर। वरुण बेवरेजेस को लेकर एक राय चाहिए विनीत जी आपसे। 550 रुपए के स्तर के पार जाने के बाद वहां से लगातार हमने सेलिंग प्रेशर देखी।
पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना सेलिंग प्रेशर शेयर में कम हो गया और आज तो तेजी लौट आई। आज हमने लॉन्ग बिल्डअप देखे वरुण बेवरेजेस के शेयर में। कितने कन्विंस्ड हैं आप कि जो गिरावट आ रही थी वो थम गई है, और क्या इसमें पोजीशन ऐड करने की आप राय देंगे? वरुण बेवरेजेस मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह का एक फॉल देखने को मिला था यहाँ पे मेरे ख्याल से ये एक बाउंस ही दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट्स पे जो फॉल आया था उसका 50% का रिट्रेसमेंट से फिर से गिरना शुरू किया है। मैं यहाँ पे वीबीएल में स्पॉट में बता रहा हूँ, अगर 470 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा, प्राइस सस्टेन करेगा, तभी इस पे लॉन्ग जा पाऊंगा। अदरवाइज मेरा यहाँ पे 425 का लेवल है। अगर ये 425-24 का लेवल रहेगा, इसके नीचे थोड़ा सेल ही रहेगा, थोड़ा कमजोर ही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच जिगर एक राय कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी दीजिए, क्योंकि डाउनसाइड विजिबल नजर आ रही है। एफएमसीजी अच्छा कर रहा था, लेकिन एचयूएल के चार्ट्स को अगर पुल अप करेंगे वहां पर आप देख पाएंगे कि बिकवाली का दबाव ड्यूरिंग द सेशन देखने को मिला है। नॉट जस्ट एचयूएल, ब्रिटानिया के चार्ट्स में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। एफएनओ स्पेस इनफैक्ट फ्यूचर्स में अगर आप देखें, कंजम्पशन का खेमा जिस तरह से मूवमेंट दिखा रहा है, क्या कोई वॉच लिस्ट में रखने की राय होगी या फिर गिरावट में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की राय होगी? ताकि फ्यूचर्स में इस वक्त एचयूएल अगर आप देखें 2080 के आसपास कैश में क्लोज हुआ था, 2095 के लेवल्स अब भी नजर आ रहे हैं फ्यूचर में। एफएमसीजी में अगर वॉच लिस्ट पे रखना है तो मुझे आईटीसी एज ऑफ नाउ से स्लो मूवर डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं जो लेवल्स पे, हिस्टोरिकल लेवल्स पे कहीं ना कहीं 2022 का जो ब्रेकआउट जोन था वहां पे एक्सटेंडेड बॉटम बने और रिसेंटली डबल बॉटम सेम लेवल्स के बने हैं। साथ में कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है वीकली स्ट्रक्चर पे। तो ये एक बार एक रेजिस्टेंस है ऊपर 293 का, अगर वो निकलता है तो हमें स्ट्रेट अवे 320-330 देखने मिल सकता है आईटीसी में। तो आईटीसी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 293 का लेवल है, अगर वो निकलता है तो बाय करेंगे। अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो ये लेवल मेरे हिसाब से बेस्ट होगा ऐड करने के लिए। ये राय और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी प्ले आईटीसी पर फोकस है। करीब 286 के स्तर हमें नजर आ रहे हैं, 286 रुपये 40 पैसे के आसपास यहां पर फोकस किया जा सकता है अगर एफएमसीजी में कहीं कुछ प्ले आउट करना है तो। विनीत, आपसे एक राय मैं जानना चाहूंगी एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर। दिन भर हमने देखा एक्सचेंज एंसिलरीज में साइडवेज मोमेंटम नजर आया। चलते हैं मार्केट में जब एक्शन ट्रैक्शन होता है, लाइक्स ऑफ बीएसई लिमिटेड, सीडीएसएल, आनंद राठी, एंजल वन जैसे स्टॉक्स में से कुछ पिक करना चाहेंगे? जस्ट एक आनंद राठी मुझे अच्छा लग रहा है। एक मिनट चार्ट्स पुल कर लेता हूँ। आनंद राठी कहीं ना कहीं पे मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट था 1885 के लेवल्स के ऊपर। यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। यहाँ पे अगर 2115 के ऊपर ये मार्केट इसका प्राइस निकलता है, इसके अबव ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा 2200 के लेवल्स तक का। स्टॉप लॉस 2002 लेवल 2000 के पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे आनंद राठी अगर 2200 लेवल्स के ऊपर भी सस्टेन करता है तो भी बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये राय होगी आनंद राठी वेल्थ को लेकर। लेकिन एफएनओ के कुछ स्टॉक्स जरा फिर से और रिविजिट करते हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में आज हमने अच्छी तेजी देखी है। विनीत जी, निश्चित तौर पर आपके रडार पर भी आया होगा ये, और अच्छा मूव है 1700 रुपए के भाव पर जो इसको लेकर आया है अब 1900 रुपए के ऊपर। चोला इन्वेस्टमेंट, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, चोला फाइनेंस, जिगर भाई राय क्या होगी आपकी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर? डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। वीकली में ब्रेकआउट दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो बड़े रेजिस्टेंस थे पिछले 6-7 महीने के करीबन लेवल है 1800-1850 के, वो सारे निकाले और क्लोजिंग भी उसके ऊपर है।
और कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर से उतने भी मुझे ओवर स्ट्रेच नहीं लग रहे हैं। मतलब ये साफ है कि ऊपर और 100-125 पॉइंट का जगह दिख रहा है मुझे। बाय करने की सलाह रहेगी, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, 1900 तक मिले तो भी बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 1870 के नीचे होगा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, और ऊपर में मैक्स स्ट्रेच मुझे 2100 तक लग रहा है जो अपना एक टारगेट होगा। ठीक है, ये राय होगी। यूनियन बैंक का शेयर जरा एक बार लेकर आइए, क्योंकि यूनियन बैंक के शेयर में हमने अच्छा मूव देखा है और धीरे धीरे करके अब ये शेयर फिर से 180 रुपए के ऊपर आ गया है। यूनियन बैंक को लेकर विनीत जी आपका व्यू क्या है? क्या इसमें ट्रेड ले सकते हैं? क्या ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को। अगर देखेंगे वीकली चार्ट्स पे डबल बॉटम बना के अच्छा नेक लाइन के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिला है और वॉल्यूम्स भी अच्छा क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत डिप भी मिल जाता है 177 175 के आसपास का, तब भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 165 के स्टॉप लॉस रख के। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से 193 एंड 208 का लेवल्स आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्लो मूविंग स्टॉक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, ये राय होगी। लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो आप देखेंगे कि मझगांव डॉक में करीब 6% की तेजी रही। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में 6% के आसपास की तेजी बनी। कल्याण ज्वेलर्स में फिर से हम देख रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस आज ऐड होने शुरू हुए, 5% के आसपास की तेजी रही कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में। भारत डायनेमिक्स कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर भी हमने देखा कि 4.5% से लेकर 5% के आसपास की तेजी रही। यूनियन बैंक और रिलायंस में 3% से ज़्यादा के गेंस रहे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में 3 से 3.5% के आसपास की तेजी रही और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर लगभग 3% की तेजी के साथ आज बंद हुआ है। लेकिन गिरने वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो ब्लू स्टार का शेयर लगभग 6% टूटा, आज दिन के निचले स्तर पर यह बंद हुआ। इसके नंबर आए थे, नंबर बाजार को पसंद नहीं आए। पावर ग्रिड में हमने देखा कि मंदी की पोजीशंस लगातार बन रही है, करीब 4% ये शेयर टूटा है। लोढ़ा डेवलपर में लगभग 3% के आसपास की गिरावट रही। बीएसई के शेयर में हमने देखा कि इसमें गिरावट जारी है लगातार, दूसरे सत्र में ये शेयर टूटा है और 3% की नरमी रही। सोना बीएलडब्ल्यू में गिरावट लगभग 2.25% की रही। जुबिलेंट फूड वर्क रिसेंटली चला था, हीरो मोटो भी रिसेंटली चला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के आज हमने संकेत आते हुए देखे। तो कुल मिला जुला के अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी बंद हुआ है 24,636 पर। एक बार जरा फ्यूचर्स के लेवल भी साथ में दिखाइएगा निफ्टी के और निफ्टी बैंक के। आप 24,636 कैश मार्केट में और 24,738 100 पॉइंट का प्रीमियम है, ये ठीक है, ये बढ़िया है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,063 पर बंद हुआ, 58,000 के ऊपर ही क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक की और 323 अंकों की तेजी रही कैश में अगर देखेंगे। और अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो 124 पॉइंट का प्रीमियम रहा, 58,188 पर जाके निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है आज के सत्र में। लेकिन अगर हम गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो आज रियल एस्टेट हो गया, मीडिया हो गया, ऑटो हो गया, मेटल हो गया, आईटी हो गया, सीमेंट, टेलीकॉम, ये तमाम सेक्टर्स आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और अगर हम चढ़ने वाले सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी डिफेंस में तेजी लगभग 3% की रही। पीएसयू बैंकों का इंडेक्स जो निफ्टी का है 2.25% चला। केमिकल्स में, कैपिटल गुड्स में, एनर्जी में भी हमने 1 से लेकर 1.25% के आसपास की तेजी आज के सत्र में देखी है। तो कुल मिलाजुला के एक रेंज का बाजार रहा और निफ्टी तो बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहा। 24,636 पर क्लोज हुआ आज कैश में और निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,063 पर आज निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है। और दोनों इंडेक्स में निफ्टी और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम रहा है। और कैश को लेकर जो वोलेटिलिटी थी वो थोड़ी सी अरेस्ट होती नजर जरूर आ रही है और थोड़ी सी मेच्योरिटी नजर आ रही है। एक्सचेंजेस ने भी कहा था कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा जो फर्क है दोनों एक्सचेंजों के भाव में और 3.15 और 3.30 के भाव में, वो निश्चित तौर पर आज उसमें बहुत ज्यादा हमने मैच्योरिटी देखने को निश्चित तौर पर मिली है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जिगर भाई, विनीत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मानसिक और मुझे आप दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20, आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।